डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिजकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2451 से 2460 तक। एक शहर कायम करना। सैफ अली की इस दरख्वास्त ने एडवुल्फ को एक लम्हे के लिए दंग कर दिया। इसे तो ये गुमान होने लगा कि शायद ये गिल्ड लीडर उसका मजाक उड़ा रहा है। अगर यान शाहचान ने सैफ अली की ये बात सुनी होती तो वो यही समझती कि तो इस सौर ज़मीन का दिमाग चल गया है या वो ख्वाब देख रहा है। मशरकी बर्रे आज़म की तरह खिलाड़ी मगरबी बर्रे आज़म में भी गिल्ड टाउन्स और शहर कायम कर सकते थे, लेकिन चंद फ़र्कों की वजह से मगरबी बर्रे आज़म में गिल्ड टाउन्स और शहरों की तादाद बहुत कम थी। एक फ़र्क तो ये था कि मुख्तलिफ एनपीसी मुमलिकतें और सल्तनतें अपने तकरीबन तमाम कस्बों और शहरों का इंतज़ाम एडवेंचरर्स एसोसिएशन के सुपुर्द कर देती थीं, जो बदले में सिक्योरिटी के मामलात को मुख्तलिफ गिल्ड्स को कोर्ट्स की सूरत में सौंप देती थी। इसकी वजह से मुख्तलिफ गिल्ड्स को एनपीसी कस्बों और शहरों के इंतज़ाम में बहुत ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत लगानी पड़ती थी ताकि उनका इख्तियार बरकरार रहे। लिहाजा मगरबी बर्रे आज़म की मुख्तलिफ ताकतों के पास अफरादी क़ुव्वत की शदीद कमी थी और बहुत कम लोग अपना गिल्ड टाउन शहर कायम करने के अहल थे। एक और बड़ा फ़र्क भी था जिसकी वजह से मुख्तलिफ ताकतें गिल्ड टाउन्स और शहर कायम करने से कतराती थीं। शैतानी मखलूक़ात की फ़ौजें। हमला आवर शैतानी मखलूक़ात के हमले सिर्फ मुल्क की सरहदों के अंदर वाक़े कस्बों और शहरों तक महदूद नहीं थे। कभी कभार वो ममलुकतों और सल्तनतों के अंदरूनी हिस्सों में वाक़े कस्बों और शहरों का भी मुहासरा कर लेते थे। मुख्तलिफ ताकतें जहां कहीं भी अपने गिल्ड टाउन्स शहर कायम करतीं, उन्हें फिर भी उन शैतानी मखलूक़ात के हमलों का सामना करना पड़ता। ये शैतानी फ़ौजें मशरक़ी बर्रे आज़म के मुनसटर मुहासरों की तरह नहीं थीं। वो ममलुकतों और सल्तनतों की तरबियत याफ्ता एनपीसी फ़ौजों की तरह काम करती थीं। वो कस्बों और शहरों के खिलाफ जंगी हथियार भी इस्तेमाल कर सकती थीं। दरीं असना, गिल्ड टाउन्स और शहरों को एनपीसी कस्बों और शहरों की तरह बड़ी तादाद में एनपीसी का ताउन हासिल नहीं था। गिल्ड्स को महदूद तादाद में एनपीसी सिपाही किराए पर लेने पड़ते थे और उन शैतानी मखलूक़ात को रोकने के लिए अपने अरकान पर भरोसा करना पड़ता था। ये तसव्वुर करना आसान था कि एक गिल्ड टाउन शहर की हिफाजत के लिए कितनी अफरादी क़ुव्वत दरकार होगी। यही वजह थी कि मगरबी बर्रे आज़म में बहुत कम ताकतों ने अपना गिल्ड टाउन शहर कायम किया था और जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया था वो बिलाशुबा इंतहाई ताकतवर थे। कम अज़ कम एक ताकत को एक वाहिद गिल्ड टाउन शहर बरकरार रखने के लिए फर्स्ट रेट गिल्ड के बराबर होना ज़रूरी था। सिर्फ वही लोग जो फर्स्ट रेट गिल्ड्स में सरे फहरिस्त थे दो गिल्ड टाउन्स या शहर बरकरार रख सकते थे। उन्हें सेवडब सुपर पावर्स कहना मुबालगा आराई ना होगी। और फिर भी सैफ अली चाहता था कि डिवाइन ट्राइब मगरबी बर्रे आज़म में गिल्ड सिटी कायम करने में इसकी मदद करे। अगर वो किसी दूसरी सुपर पावर के आला हुक्काम से ये मुतालबा करता तो वो गालिबन उसे धक्के देकर बाहर निकाल देते। ये शराकत दारी नहीं थी, ये तो दिन दिहाड़े डकैती थी। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, क्या आप मगरबी बर्रे आज़म की सूरत हाल से वाकिफ़ हैं? यहाँ गिल्ड सिटी कायम करना आपके तसव्वुर से भी ज़्यादा मुश्किल है। अभी तक डिवाइन ट्राइब के पास सिर्फ 5 गिल्ड टाउन्स और शहरों को बरकरार रखने की ताकत है। एडवुल्फ ने एक लम्हे के लिए खुद को पुरसुकून करने के बाद वजाहत की। मगरबी बर्रे आज़म में गिल्ड सिटी बनाना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसकी हिफाजत करना मुश्किल था। कोई भी आम ताकत इतनी अफरादी क़ुव्वत और वसाइल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जितनी इसके लिए दरकार होती। ज़ीरो विंग के पास इस वक्त मगरबी बर्रे आज़म में सिर्फ 10 खिलाड़ी थे। अगर सैफ अली गैर मामूली तौर पर ताकतवर भी होता तब भी वो अकेले शैतानी मखलूक़ात की पूरी फ़ौज को शिकस्त नहीं दे सकता था। ये डिवाइन ट्राइब की जिम्मेदारी होती कि वो ज़ीरो विंग के शहर की हिफाजत के लिए खिलाड़ियों की फ़ौज भेजे, और ऐसा करने में डिवाइन ट्राइब को ज़ीरो विंग के साथ इत्तिहाद से हासिल होने वाले फ़ायदे से कहीं ज़्यादा सरमायाकारी करनी पड़ती।
जीरो विंग इस वक्त मशरिक में सिर्फ एक सेवडव सुपर पावर थी, इसका ज्यादा असर व रसूख नहीं था और वो सिर्फ महदूद मिकदार में वसाइल हासिल कर सकती थी। मजीद बरा, डिवाइन ट्राइब को जो अफरादी कुव्वत लगानी पड़ती, वो ऐसी अफरादी कुव्वत होती जिसे गिल्ड मुस्तकबिल में इस्तेमाल नहीं कर पाता। ये महज एक फ़ायदामंद सौदा नहीं था। मैं समझता हूं कि मगरबी बर्रे आज़म में गिल्ड सिटी कायम करना कितना मुश्किल है, इसीलिए मैं डिवाइन ट्राइब से मदद मांग रहा हूं। सैफ अली ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। अगर आपका गिल्ड राजी हो जाए तो मैं डिवाइन ट्राइब से मार्केट रेट पर नायाब मवाद के बदले 30 लाख जादुई क्रिस्टल खरीदने के लिए तैयार हूं। सैफ अली मगरबी बर्रे आज़म की सूरत हाल के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, इसलिए वो जानता था कि यहां गिल्ड सिटी कायम करना एक बड़ा चैलेंज होगा, खास तौर पर जीरो विंग के लिए, एक ऐसी गिल्ड जिसकी मगरब में बुनियाद का नाम व निशान तक नहीं था। ताहम जीरो विंग की मुस्तकबिल की तरक्की के लिए एक गिल्ड सिटी जरूरी था। इसके बगैर गिल्ड का मगरब में कोई कदम नहीं जिम पाता और इसे मकामी ताकतों के दबाव का सामना करना पड़ता। यही वजह थी कि मुख्तलिफ ताकतें जो बर्रे आज़मों के दरमियान सफ़र कर सकती थीं, हमेशा दोनों जगहों पर अपने ठिकाने कायम करती थीं। अलिफाजर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डेमनस्टोन टाउन, जो फायर ड्रैगन एम्पायर के बाहर वाक़ था, इसकी एक मिसाल थी। अपने तिजारती मरकज़ के साथ अलिफाजर को सुपर पावर्स के दबाव की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी, चाहे वो हसद ही क्यों न करे। इसे एक और बड़े मसले से निमटने के लिए भी गिल्ड सिटी की ज़रूरत थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद ताकतें दोनों अहम बर्रे आज़मों के दरमियान रास्ते कायम करेंगी, और जब वो ऐसा करेंगी तो जीरो विंग को मज़ीद मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। यहां तक कि डिवाइन ट्राइब भी मशरिकी बर्रे आज़म का रास्ता तलाश कर सकता है, और जब ऐसा होगा तो वो जीरो विंग पर बतौर दरमियानी आदमी भरोसा करने के बजाय अपने वसाइल खुद मशरिक में फ़रोख्त करेगा, जिसके नतीजे में इसे ज़्यादा मुनाफा होगा। इसलिए ये नागुज़ीर था कि मगरबी बर्रे आज़म पर जीरो विंग का अपना गिल्ड सिटी हो। 3 मिलियन जादुई क्रिस्टल। एडवुल्फ की आंखें हैरत से फैल गईं जब इसने सैफ अली को देखा, और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जीरो विंग इतनी खौफनाक हद तक दौलतमंद है। क्या आप मुझसे सच कह रहे हैं, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम? जादुई क्रिस्टल मगरबी बर्रे आज़म में एक मुस्तहकम करेंसी थे। खिलाड़ी जादुई क्रिस्टल के जरिए आसानी से कुछ नायाब मवाद खरीद सकते थे, जबकि वो सिक्कों के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर खिलाड़ी जादुई क्रिस्टल में अदायगी करने के लिए तैयार होते तो दुकानदार रियायत भी देते थे। मगरबी बर्रे आज़म अपने मशरकी हम मनसब की तरह नहीं था। यहां न सिर्फ जादुई क्रिस्टल नायाब थे, बल्कि उनकी तलब भी ज्यादा थी। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ ताकतों के इस्तेमाल करदा कॉम्बीट राउनस को लें। इन कॉम्बीट राउनस को बनाने के लिए जादुई क्रिस्टल ही बुनियादी मवाद थे। यही वजह थी कि डिवाइन ट्राइब ने अलिफाजर की डिमोंक सिल्वर माइन पर कब्जा करने के लिए अपनी एक ट्रम्प कार्ड लीजन भेजी थी, बावजूद उसके कि वो सिर्फ ग्रेड 3 की कान थी। इस कान से जादुई क्रिस्टल हासिल होते थे। 3 मिलियन जादुई क्रिस्टल, ये मगरबी बर्रे आज़म की किसी भी सुपर पावर के लिए एक फलक बोस रकम थी। न सिर्फ 30 लाख जादुई क्रिस्टल का हुसूल डिवाइन ट्राइब को लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों की तलाश के दौरान दीगर सुपर पावर्स से आगे निकलने में मदद देगा, बल्कि ये गिल्ड के कॉम्बीट रावन रिसर्च के लिए मवाद की कमी को भी दूर करेगा, जिससे डिवाइन ट्राइब 3 के कॉम्बीट राउनस बनाने के काबिल हो जाएगा। डिवाइन ट्राइब वाकई मुख्तलिफ सुपर पावर्स के दरमियान खड़ा होने के काबिल हो जाएगा। इसमें बर्रे आज़म के मौजूदा सुपर गिल्ड से भी ज्यादा ताकतवर होने की सलाहियत पैदा हो सकती है। यकीनन, लेकिन मेरी पेशकश हमारी बातचीत में आपके खुलूस पर मुनहसिर है, ग्रेट एल्डर, सैफ अली ने जवाब दिया। जब उसने एडवुल्फ की आंखों में शदीद जोश देखा तो वो जादुई क्रिस्टल के असरात पर हैरान हुए बगैर न रह सका। अगरचे सैफ अली इस बात से वाकिफ था कि मगरबी बर्रे आज़म में जादुई क्रिस्टल कितने कीमती हैं, लेकिन इसे कभी ये तवक्को नहीं थी कि बर्रे आज़म की ताकतें उनके लिए इस कदर बेचैन होंगी। एडवुल्फ खुद एक बेमिसाल मुंसटर बनने के दहाने पर था, फिर भी वो इतने ज्यादा जादुई क्रिस्टल की उम्मीद पर शदीद पुरजोश नजर आ रहा था। एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद एडवुल्फ ने दांत पीसते हुए कहा, सौदा मंजूर है। मैं आपके मुतालिबात मानने में डिवाइन ट्राइब की नुमाइंदगी कर सकता हूं। ताहम, डिवाइन ट्राइब आपके शहर के दिफा में मदद के लिए सिर्फ 80,000 इलियट और 20,000 माहिरीन भेज सकता है। ये खिलाड़ी कामयाब होंगे या नहीं, इसका इन्हिसार आपके इंतजामात पर होगा। 1 लाख की फौज काफी है, लेकिन मुझे एक शहर पर कब्जा करने के लिए आपके ट्रम्प कार्ड्स में से एक की जरूरत होगी। सैफ अली ने सर हिलाते हुए इत्तेफाक किया।
80,000 ایلیٹ اور 20,000 ماہرین کی فوج بنیادی طور پر وہ حد تھی جو مشرق میں کوئی بھی فرسٹ ریٹ گلڈ کسی گلڈ ٹاؤن شہر کے لیے بھیج سکتا تھا۔ بدقسمتی سے مغربی براعظم کے NPC قصبوں اور شہروں کو برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ افرادی قوت کی ضرورت تھی۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں آپ کی مدد کے لیے میکافری کی لیجن بھیجوں گا، تاہم مجھے آپ کو خبردار کرنا ہوگا اگر ہماری لیجن اپنے 30% سے زیادہ کھلاڑی کھو دیتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ سیف علی کی اضافی درخواست نے ایڈ ولف کو حیران نہیں کیا۔ مغرب میں گلڈ سٹی قائم کرنے کا تیز ترین طریقہ کسی موجودہ دشمن NPC شہر پر قبضہ کرنا تھا۔ سیف علی اور ایڈ ولف نے پھر ایک معاہدے پر دستخط کیے جس سے ان کے سمجھوتے کو حتمی شکل مل گئی۔ معاہدے میں یہ طے پایا کہ ڈیوائن ٹرائب 7 دنوں کے اندر سیف علی کے مطلوبہ نایاب مواد جمع کرے گا اور سیف علی کو زیرو ونگ کے شہر کی 3 ماہ تک حفاظت میں مدد کے لیے 1,00,000 افراد کی فوج تک رسائی دے گا۔ بدلے میں سیف علی ڈیوائن ٹرائب کو 30 لاکھ جادوئی کرسٹل ادا کرے گا۔ ڈیوائن ٹرائب مغرب میں زیرو ونگ کا واحد اتحادی بھی بن جائے گا اور مغربی براعظم سے زیرو ونگ کو مطلوبہ کوئی بھی مواد ڈیوائن ٹرائب سے خریدا جائے گا، الا یہ کہ کوئی دوسری پارٹی کم قیمت پر مواد پیش کر سکے۔ معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد میکافری کو اپنی لیجن کے ساتھ سلور لائن سٹی واپس آنے کی ہدایت دی گئی۔ اس کے بعد سیف علی کو لیجن پر مکمل اختیار دے دیا گیا۔ سلور لائن سٹی ڈیوائن ٹرائب کی گلڈ رہائش گاہ۔ گلڈ لیڈر بلیک فلیم، کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کے منصوبے کیا ہیں؟ ہماری موجودہ جنگی طاقت کے ساتھ لیول 90 کے نقشوں میں صرف چند ہی ریسورس شہر ہیں جن پر ہم قبضہ کر سکتے ہیں۔ شہر کی حفاظت کی دشواری کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا مشورہ ہے کہ ہم اس کے بجائے لیول 80 کے نقشے میں کسی ریسورس شہر پر قبضہ کریں۔ میکافری نے اپنے ہاتھ میں موجود نقشے پر علاقوں کی نشاندہی کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ لیول 90 کے نقشے میں ریسورس شہر پر قبضہ کرنا کافی مشکل ہوگا کیونکہ لیول 100 سے زیادہ کے NPC یا مونسٹرز ان شہروں کی حفاظت کرتے تھے۔ ان کا سامنا لیول 100 کے میتھک جنگجوؤں سے بھی ہوگا۔ لیول 80 کے نقشے میں کسی شہر پر قبضہ کرنا بہت کم چیلنجنگ ہوگا۔ اگرچہ یہ علاقے کم لیول کے تھے لیکن گلڈ شہروں کو ضروریات پوری ہونے کے بعد کسی دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا۔ مزید برآں زیرو ونگ محض مغربی براعظم میں قدم جمانے کی کوشش کر رہی تھی، بالادستی کے لیے مقابلہ نہیں کر رہی تھی۔ لیول 80 کے نقشے میں ریسورس شہر پر قبضہ کرنا اس کے مقاصد کے لیے کافی سے زیادہ ہوگا۔ نہیں، مجھے ان شہروں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے سٹار ویلی کا سٹار لائٹ فورٹریس چاہیے۔ سیف علی نے سلور مون ایمپائر سے کئی مملکتوں دور ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سر ہلا کر اعلان کیا۔ درست طور پر کہا جائے تو اس نے سٹار ویلی میں ایک قلعے کی نشاندہی کی جو مغربی براعظم کے جنوبی علاقے میں ایک ممنوعہ زمین تھی۔ اس قلعے کو حاصل کرنا مغرب کے دورے کا اس کا بنیادی مقصد تھا۔ چیپٹر 2452 فولادی دیو کا دوبارہ ظہور۔ جیسے ہی سیف علی نے اپنی بات ختم کی، کئی درجن کھلاڑیوں سے بھرا ہوا میٹنگ روم موت جیسی خاموشی میں ڈوب گیا کیونکہ ڈیوائن ٹرائب کے ارکان سیف علی کو حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ یہ آدمی واقعی بہت پرجوش ہے۔ بکواس۔ سٹار ویلی؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے ذاتی ماتحت ہیں؟ وہ اصل میں چاہتا ہے کہ ہم خودکشی کے مشن پر جائیں۔ مغربی براعظم کی مختلف سپر پاورز سٹار ویلی سے بخوبی واقف تھیں۔ وہ سب اس نقشے میں ایک قصبے یا شہر کے مالک ہونے کا خواب دیکھتے تھے۔ سٹار ویلی نہ صرف کچھ دھاتوں سے مالا مال تھی بلکہ یہاں بہت سے قدیم کھنڈرات بھی تھے۔ اس کے علاوہ سٹار ویلی مغربی براعظم کے صرف 2 معلوم گارڈ موڈ ریجنل ڈنجنز میں سے ایک کا گھر تھی۔ یہ ہر ایک کی تلاش اور قبضے کا ہدف تھا، اور سیف علی سٹار ویلی میں سٹار لائٹ فورٹریس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ گلڈ لیڈر بلیک فلیم، وہ علاقہ لیول 100 سے زیادہ کی ممنوعہ زمین ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اب سلور لائن لیجن کو بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں، یہاں تک کہ گریٹ ایلڈر کی 1,00,000 افراد کی فوج کے ساتھ بھی۔ مجھے شک ہے کہ ہم سٹار لائٹ فورٹریس کے گیٹ سے بھی گزر پائیں گے، اس پر قبضہ کرنا تو دور کی بات ہے، میکافری نے اصرار کیا۔ سیف علی کے مقصد پر غصہ ہونے کے بجائے اس نے ایک تلخ مسکراہٹ پیش کی۔ اگر ڈیوائن ٹرائب کے پاس سٹار لائٹ فورٹریس پر قبضہ کرنے کی طاقت ہوتی تو وہ بہت پہلے ایسا کر چکا ہوتا۔ سٹار ویلی میں قلعے کے مالک ہونے کے اتنے زیادہ فوائد تھے کہ انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کوئی بھی سپر پاور اس لالچ کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ تاہم ایک بھی سپر پاور سٹار ویلی کے قلعوں میں سے کسی ایک پر کامیابی سے قبضہ نہیں کر سکی تھی۔
मीकाफरी ने तस्लीम किया कि सैफ अली नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर था, आम आला माहिरीन की पहुंच से बाहर, लेकिन चंद खिलाड़ी एक कले पर कब्जा करने के लिए काफी नहीं होंगे, खास तौर पर वो जो ममनुआ जमीन में हो। कामयाबी के लिए एक इंतहाई ताकतवर फौज की जरूरत होगी। मैं आपके खदशात समझता हूं, वाइस कमांडर मीकाफरी। मैंने स्टार लाइट फोर्ट्रेस पर अपनी तहकीक की है। मुझे यकीन है कि सिल्वर लाइन लीजियन की मदद से हम इस पर कब्जा कर सकते हैं, सैफ अली ने वजाहत की। अपनी पिछली जिंदगी के दौरान स्टार वैली अपने वाफिर वसाइल की वजह से मगरबी बर्रे आज़म में इंतहाई मशहूर थी। ममनुआ ज़मीन के कले सोने की कानें थे और मुख्तलिफ ताकतों ने उनकी मुकम्मल तहकीकात की थीं। यहां तक कि शेडो जैसी सेकेंड रेट गिल्ड ने भी इन कलों के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। सिल्वर लाइन लीजियन की ताकत पर गौर करने के बाद सैफ अली ने फैसला किया था कि स्टार लाइट फोर्ट्रेस उनका बेहतरीन ऑप्शन था। स्टार लाइट फोर्ट्रेस उन चंद कलों में से एक था जिन पर कब्जा करने का उनके पास कोई मौका था। स्टार वैली वाकई एक लेवल 100 से ज्यादा का न्यूट्रल नक्शा था और इस तरह ये एक खतरनाक जगह थी, यहां तक कि तजुर्बाकार 3 खिलाड़ियों के लिए भी। ताहम यही वो वजह थी कि सैफ अली इसे चाहता था। स्टार वैली के कले कदीम जमाने से महफूज थे, इसलिए इनमें ऐसी विरासत मौजूद थी जो मौजूदा दौर की किसी भी चीज से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। इंसानी नस्ल के पास अब के मुकाबले में कहीं ज्यादा 3 अफराद थे। दरहकीकत कदीम जमाने में 3 तक तरक्की मुकम्मल करना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इंसानी नस्ल ने इसके बाद होने वाली लातादाद जंगों में अपनी बहुत सी विरासत खो दे, जिससे 3 तक पहुंचना एक बड़ा चैलेंज बन गया। अगर वो स्टार लाइट फोर्ट्रेस पर कब्जा कर लेता तो जीरो विंग के 3 माहिरीन की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। चूंकि अपने अपना जहन बना लिया है, तो मेरा ख्याल है कि मेरे पास कहने के लिए मजीद कुछ नहीं है। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। सिल्वर लाइन लीजियन के आराम करने के बाद हम रवाना हो सकते हैं, मीकाफरी ने हार मान ली। सैफ अली का एतमाद देखकर इसने सौर जमीन को रोकने की कोशिश छोड़ दी। डिवाइन ट्राइब पहले ही सैफ अली के साथ मुआहिदा कर चुका था और यह इस पर मुनहसिर था कि वो किस कस्बे या शहर पर हमला करते हैं। वो कामयाब होते हैं या नहीं, ये इसका मसला नहीं था। जिसके बाद सिल्वर लाइन लीजियन के 8000 अरकान ने स्टार वैली की मुहिम की तैयारी की। मीटिंग के बाद मीकाफरी ने एडवुल्फ को अपनी रिपोर्ट दी। वो स्टार वैली के कलों में से एक पर कब्जा करना चाहता है। क्या इसे एहसास नहीं है कि स्टार वैली एक खास ममनुआ जमीन है जिसमें बरसरक स्किल्स ममनू हैं? एडवुल्फ ये खबर सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। खिलाड़ी स्टार वैली में अपनी बरसरक स्किल्स पर भरोसा नहीं कर सकते थे। यही वजह थी कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स को उसके कलों पर कब्जा करने की इतनी कम उम्मीद थी। वो कले इलाके के मीथक मोनस्टर्स को मजबूत बनाते थे, जिससे उन्हें इसी लेवल के आम मीथक मोनस्टर्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा जंगी ताकत मिलती थी। बरसरक स्किल्स के बगैर 3 खिलाड़ियों का भी इन मीथक मोनस्टर्स के खिलाफ कोई मौका नहीं था। मजीद बरां, स्टार वैली के हर कले में 1 से ज्यादा मीथक मोनस्टर मौजूद थे। मुख्तलिफ सुपर पावर्स की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर हर कले की हिफाजत कम अज कम 3 मैथकिस करते थे, कुछ में 5 भी थे। बहुत से ग्रेट लॉर्ड्स और ग्रैंड लॉर्ड्स ने भी इन कलों में डेरे डाल रखे थे। इन तमाम ताकतवर मोनस्टर्स से लड़ने के बारे में सोचकर ही एडवुल्फ के रोंगटे खड़े हो गए। डिवाइन ट्राइब के ट्रम्प कार्ड 4 हीरो सिमनंग स्क्रोल के साथ भी वो इस पाए के कले पर कब्जा नहीं कर सकते थे। सैफ अली ने ताहम चैलेंज कबूल करने पर इसरार किया। वो बजिद है कि इसने अपनी तहकीक कर ली है और इसे यकीन है कि हम स्टार लाइट फोर्ट्रेस पर कब्जा कर सकते हैं। क्रिम्सन विच ने मीकाफरी के पास से वजाहत की, इसके लहजे से हिकारत टपक रही थी। खेल के इस मरहले पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने बमुश्किल स्टार वैली की सतह को छुआ था। उन्होंने ममनुआ जमीन के वसाइल का फायदा उठाना अभी शुरू ही किया था। स्टार वैली के कलों में से किसी एक पर वाकई कब्जा करने के लिए मुख्तलिफ सुपर पावर्स को इस वक्त तक इंतजार करना होगा जब तक कि उनकी कमान में कई हजार 3 माहिरीन ना हो। इन नंबरों के बगैर कले के ग्रेट लॉर्ड्स और ग्रैंड लॉर्ड्स को मारना एक मसला होगा। मीथक मोनस्टर्स का तो जिक्र ही छोड़ें। मैं चाहता हूं कि आप सब मोहतात रहें। अगर आप अपनी 20% से ज्यादा फौज खो दें तो फौरी तौर पर पीछे हट जाएं। एडवुल्फ ने मामले पर गौर करने के बाद हिदायत दी। मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने पहले ही लेवल 100 के टीम डंजन्स पर छापे मारना शुरू कर दिए हैं और वो मुस्तकबिल में बहुत से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करेंगे। हम इस अहम मोड़ पर संगीन नुकसानात बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेवल 100 के टीम डंजन्स हमारे गिल्ड की अव्वलीन तरजीह हैं। समझ गया, मीकाफरी ने जवाब दिया।
इसकी राय ग्रेट एल्डर जैसी ही थी। स्टार लाइट फोर्ट्रेस पर कब्जा करने जैसे गैर हकीकी हदफ के बजाय लेवल 100 के टीम डंजन्स पर छापे मारने पर अपनी तवज्जो मरकूज करना कहीं बेहतर था। लेवल 100 के टीम डंजन्स में वो हथियार और सामान मौजूद था जिसकी उन्हें अपनी ताकत में बड़े मार्जिन से इजाफा करने के लिए ज़रूरत थी। वो सामान गिल्ड के 2 माहिरीन को उनके 3 प्रमोशन कोर्स को बहुत जल्द मुकम्मल करने में भी मदद देगा। उनका गिल्ड मजमूई तौर पर तभी मजबूत होगा जब उनके पास ज्यादा 3 खिलाड़ी होंगे। जिसके बाद मीकाफ्री सिल्वर लाइन लीजन के साथ टेलीपोर्टेशन हॉल में सैफ अली के ग्रुप से मिला। वो गोल्डन सैंड्स किंगडम में टेलीपोर्ट हुए जो स्टार वैली का करीब तरीन मुल्क था। गोल्डन सैंड्स किंगडम भी एक वीरान मुल्क था जिसका 80% इलाका सहरा पर मुश्तमिल था। गोल्डन सैंड्स डेजर्ट पहुंचने के बाद ग्रुप ने स्टार वैली के बैरूनी इलाके तक पहुंचने के लिए माउंटेन्स पर मजीद 10 घंटे सफर जारी रखा। जब ग्रुप पहुंचा तो ताकतवर सिल्वर लाइन लीजन ने इलाके में मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के माहिरीन को दंग कर दिया। अगरचे लीजन के अरकान ने ब्लैक कल्विक्स से अपनी शनाख्त छपाई थी, लेकिन उनके शदीद हालों ने उनके रास्ते में आने वाले किसी भी 3 माहिरीन को भगा दिया। आखिरकार मजीद 3 घंटे के सफर के बाद सैफ अली और उसकी छोटी फौज स्टार लाइट फोर्ट्रेस से थोड़े फासले पर एक जंगलाती पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। इस मकाम से वो सब जंगल के बीच में बड़े टावर और उसके गिर्द मजबूत दीवारें देख सकते थे। और लोग पहले ही यहां पहुंच चुके हैं। सैफ अली किले से थोड़े फासले पर खिलाड़ियों के एक ग्रुप को लड़ते हुए देखकर थोड़ा हैरान हुआ। स्टार वैली लेवल 100 से ज्यादा की ममुआ जमीन थी और बहुत कम खिलाड़ियों में इसके बैरूनी इलाके में ग्राइंडिंग करने की ताकत थी। स्टार लाइट फोर्ट्रेस के करीब तो दूर की बात। स्टार लाइट फोर्ट्रेस स्टार वैली के अंदरूनी और बैरूनी इलाकों के दरमियान सरहद पर वाक़ था। यहां का कमजोर तरीन मोन्स्टर भी लेवल 105 का लॉर्ड था और सबसे ताकतवर लेवल 110 का मीथक बास था। मुख्तलिफ सुपर पावर्स की अहम फौजें भी इस इलाके के करीब आने की हिम्मत नहीं करती थीं। और फिर भी खिलाड़ियों का एक ग्रुप किले के दाखिली रास्ते के करीब लड़ रहा था। ये हैरान कुन था। टीम के सिर्फ 500 अरकान थे और उनमें से हर एक आजाद खिलाड़ी था। कितनी ताकतवर एडवेंचर टीम है। उनके पास 500 अफराद की टीम में 30 से ज्यादा 3 खिलाड़ी हैं और उनमें सबसे कम लेवल 105 है। ये टीम अमली तौर पर एक टॉप रैंक वाली फर्स्ट रेट गिल्ड की मैन फोर्स का मुकाबला कर सकती है, क्रिम्सन विच ने तबसरा किया। यकीनन जब सैफ अली के ग्रुप ने एडवेंचर टीम को देखा तो इस टीम के अरकान ने भी सैफ अली और उसकी छोटी फौज को देख लिया था। बास, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। हमें क्या करना चाहिए? एक लेवल 106 के 3 रेंजर ने इस मजबूत आदमी से पूछा जो लेवल 110 के ग्रैंड लॉर्ड रैंक वाले आर के किसिस का मुकाबला कर रहा था। अगरचे इस मजबूत आदमी ने सिर्फ चमड़े की ज़रा पहन रखी थी और हथियारों के तौर पर दस्तानों का एक जोड़ा इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन एक अजीब तवानाई की तह ने इसके जिस्म को ढांप रखा था जिसने ग्रैंड लॉर्ड के हमलों से इसे पहुंचने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर दिया था। यहां तक कि जब ग्रैंड लॉर्ड कामयाबी से हमला करता तो आदमी की सिर्फ 20,000 HP कम होती। 3 खिलाड़ियों के लिए नुकसान की यह मिकदार अमली तौर पर न होने के बराबर थी। ये क्विस्ट बास पहले ही खतरे में है। अभी उन्हें नजरअंदाज करो। अगर उन्होंने हमारा शिकार छीनने की कोशिश की तो हम उन्हें भी अपने साथ ले डूबेंगे। मजबूत आदमी गा। सिल्वर लाइन लीजन की भारी तादाद को देखने के बाद भी उसकी नजरों में कोई खौफ नहीं था। मैं मुत्तफिक हूं। मैंने उनके माना के दस्तखत चेक किए हैं। उनके पास ज्यादा खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 70 खिलाड़ी हैं। अगर लड़ाई की नौबत आई तो हम उन्हें मजा चखाएंगे। एक बेरहम आदमी ने, जिसने इसी तरह की चमड़े की ज़रा पहन रखी थी और एक बड़ी तलवार थाम रखी थी, सर हिलाकर इत्तेफाक किया। कोई भी दूसरी एडवेंचर टीम अगर सिल्वर लाइन लीजन से टकराती तो गालिबन भाग जाती, लेकिन वो मुख्तलिफ थे। वो कभी लड़ाई से पीछे नहीं हटते थे, चाहे उनका सामना 8,000 खिलाड़ियों की फौज से हो जिसमें सैकड़ों 3 माहिरीन हो। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, क्या हमें उन्हें जाने के लिए कहना चाहिए? मीकाफ्री ने सैफ अली की तरफ मुड़ते हुए पूछा। वो यहां एक किले पर कब्जा करने आए थे। चाहे वो महज एक थोड़ी ताकतवर एडवेंचर टीम ही क्यों ना हो, बाहर के लोग उनके ऑपरेशन के नताइज पर असरअंदाज हो सकते थे। ताहम चूंकि इस बार सैफ अली उनका कमांडर था, इसलिए मीकाफ्री ने फौरी कार्रवाई करने के बजाय इसकी रहनुमाई लेने का फैसला किया। इसकी जरूरत नहीं होगी, हम बस अपना काम करेंगे, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा।
उसका इलाका साफ करने का कोई इरादा नहीं था। अगर हम उन्हें जाने पर मजबूर नहीं करते, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, तो हम सामने वाले गेट का मुहासरा नहीं कर पाएंगे, मिकाफरी ने बेजारी से इसरार किया। स्टार लाइट फोर्ट्रेस का सिर्फ एक दाखिली रास्ता था और वो सबसे कम महफूज इलाका था। 12 मीटर ऊंची मोटी दीवारों ने किले को हर तरफ से घेर रखा था और उन पर खास जादू किया गया था जो खिलाड़ियों को उनके ऊपर से छलांग लगाने से रोकता था। इसके अलावा बहुत से लेवल 110 के ग्रेट लॉर्ड और ग्रैंड लॉर्ड रैंक वाले एलिमेंटल गार्ड्स दीवारों के ऊपर गश्त कर रहे थे। ये एलिमेंटल गार्ड्स न सिर्फ दूर मार हमले कर सकते थे, बल्कि उनके पास एओई जादू भी थे। वो मोनस्टर्स गालिबन किले की दीवारों को तबाह करने से पहले ही उन्हें बमबारी से उड़ा देते। ताहम इससे पहले कि मिकाफरी अपनी बात जारी रख पाता, सैफ अली ने एक फौलादी देव निकाला जिसने आसमान को ढांप लिया। क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप। चैप्टर 2453 क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप की ताकत। एक फ्लाइंग शिप। जब डिवाइन ट्राइब के अरकान ने देव हैकल क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप को देखा तो उनकी आंखें हैरत से बाहर निकल आईं, बशमूल मिकाफरी और डिवाइन ट्राइब के दीगर आला हुक्काम के। क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप बहुत बड़ी थी। उन्होंने पहले सोचा था कि फ्लाइंग माउनेट्स ज़मीनी माउनेट्स को छोटा दिखाते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में फ्लाइंग माउनेट्स एक बालिग के सामने खड़े बच्चों से ज्यादा कुछ नहीं थे। तो ये है वो अफवाहों वाली फ्लाइंग शिप। मिकाफरी इस सुर्ख देव और उसके ढांचे पर कंधा चमकते हुए रावनस और जादुई दायरों को देखकर हैरान हुए बगैर न रह सका। यहां तक कि जहाज के माना ने भी उसे मशहूर कर दिया। डिवाइन ट्राइब के आला हुक्काम में से एक होने के नाते उसने जीरो विंग के उड़ने वाले जंगी हथियार के बारे में सुन रखा था, लेकिन असल चीज को अपनी आंखों से देखकर वो अब भी दंग रह गया। इस जैसे फौलादी देव के सामने मोनस्टर्स और खिलाड़ियों की फौजें बेमानी थीं। जब दूर लड़ने वाली एडवेंचर टीम ने क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप को देखा तो कुछ तो एक लम्हे के लिए इन मोनस्टर्स को भी भूल गए जिनसे वो लड़ रहे थे। मोनस्टर्स के हमलों ने जब उन्हें दूर फेंका तभी वो होश में आए। ये क्या है? बकवास। क्या इतनी दूर जाना वाकई जरूरी है? एडवेंचर टीम के अरकान ने फ्लाइंग शिप को देखकर घुटन और खौफ महसूस किया। उनका जो एतमाद था वो कम होने लगा। बॉस, हमें क्या करना चाहिए? उन कमीनों को देखो। हम सिर्फ 500 की टीम हैं, फिर भी उन्होंने हमें डराने के लिए वो चीज निकाल ली है। बेरहम बड़ी तलवार वाले आदमी ने दूर मौजूद फ्लाइंग शिप को घूरते हुए कोसा। उनके पास मौजूद हथियारों के साथ फौलादी देव से लड़ने का ख्याल एक मजाक था। ये लाठियों के साथ टैंगा लड़ाका तैयारे से लड़ने के मुतरादिफ होगा। दोनों अतराफ की जंगी ताकत बिल्कुल मुख्तलिफ सतहों पर थी। दरी असना इस एडवेंचर टीम के कमांडर मजबूत आदमी ने संजीदा तासुरात के साथ जहाज को देखा। अगर उसे अकेले कई दर्जन तीन माहिरीन का सामना करना पड़ता तब भी इसमें लड़ने की हिम्मत होती। इसे यकीन था कि अगर वो जीत न सका तो भी अपनी जान बचाकर भाग निकलेगा। ताहम क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप के सामने इसे भागने के काबिल होने का भी यकीन नहीं था। खेल के इस मरहले पर कोई भी खिलाड़ी जो किसी बड़े एनपीसी शहर में काफी वक्त गुजारता था जानता था कि फ्लाइंग शिप क्या होती है, और अगरचे ज्यादातर लोग ये नहीं जानते थे कि वो कितनी ताकतवर होती है, लेकिन अंदाजा लगाना आसान था। फ्लाइंग शिप्स फिजा से मैजिक की नस चला सकती थीं और कमजोर तरीन मैजिक कैनन भी ट्रतीन की ताकत रखती थी। मजीद बरा मैजिक की नस के हमले एओई होते थे। वो खिलाड़ी जो उड़ नहीं सकते थे इस जहाज के लिए महज चलते फिरते निशाने होते। इस वक्त उनकी टीम मुकम्मल तौर पर क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप के रहमो करम पर थी। अगर जहाज चलाने वाले खिलाड़ी उन्हें मारना चाहते तो उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिलता। जब एडवेंचर टीम घबरा रही थी, आबदा गाल और उसके साथी जहाज पर सवार हुए, जबकि डिवाइन ट्राइब के अरकान देखते रहे। वाइस कमांडर मिकाफरी, मैं जल्द अज जल्द दीवार में शिगाफ डालने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि अब जहाज के नीचे एक दिफाई लाइन बनाएं ताकि किले से निकलने वाले मोनस्टर्स को साफ किया जा सके और क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप को किले के उड़ने वाले मोनस्टर्स से बचाने में मदद मिल सके। सैफ अली ने मिकाफरी से मुखातिब होकर कहा, जो अब भी हैरत में डूबा हुआ था। कोई भी दूसरी ताकत सामने वाले गेट से किले में दाखिल होना चाहती, लेकिन क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सैफ अली की फौज कहां से हमला करती। सैफ अली की हिदायत सुनकर मिकाफरी होश में आया और फ्लाइंग शिप से अपनी नजरें हटाकर सैफ अली की तरफ मुड़ा और मशवरा दिया, क्या आप वाकई दीवार के जरिए अंदर जाना चाहते हैं गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम?
वो कला कदीम जमाने से कायम है और उसकी दीवारें जदीद कले की दीवारों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। फ्लाइंग शिप के साथ भी मुझे डर है कि दीवार गिराना एक चैलेंज होगा। इसने अब भी स्टार लाइट फोर्ट्रेस पर कब्जा करने के सैफ अली के इरादों को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन अब उसे यकीन होने लगा था कि इस सौर ज़मीन के पास इसे अंजाम देने के ज़राए मौजूद हैं। किले के दिफा में सुराख करना किसी पर कब्जा करने की कोशिश का सबसे मुश्किल पहलू था। तमाम किलों में खुदकार मरम्मत की खुसूसियत होती थी। अगर खिलाड़ी दीवार की मरम्मत शुरू होने से पहले इस कमजोरी का फायदा न उठा सके तो कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं होती। फितरी तौर पर किले के बैरूनी दिफा का सबसे कमजोर नुक्ता उसका सामने वाला गेट था। दीवारें इसके मुकाबले में कहीं ज्यादा मजबूत और पायदार थीं। पुरसुकून रहें, हमारे पास काफी वक्त होना चाहिए। जब तक सिल्वर लाइन लीजन उड़ने वाले मोनस्टर्स को जहाज से दूर रख सकती है, हम ठीक रहेंगे, सैफ अली ने मिकाफरी की फिक्र पर मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपकी लीजन ये कर सकती है? सामने वाले गेट को तबाह करना किले के दिफा में कमजोरी पैदा करने का सबसे आसान तरीका था, लेकिन अगर खिलाड़ी दीवार के एक हिस्से को तबाह करके रास्ता खोल दे तो अंदर मौजूद मोनस्टर्स से निपटना कहीं ज्यादा आसान होगा। किले की दीवारों को जादुई दायरों से मजबूत किया गया था, जो मिलकर एक मुकम्मल दायरा बनाते थे जो पूरे किले को घेरे हुए था और उसकी इत्तेहादी अफवाज को मजबूत बनाता था। यही वजह थी कि अंदर मौजूद मोनस्टर्स मैदानों में मौजूद मोनस्टर्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा चैलेंजिंग थे। अगर खिलाड़ी दीवारों के एक हिस्से को तबाह कर सकें, ताहम वो इस पर कंदा जादुई दायरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बदले में अंदर मौजूद मोनस्टर्स पर दायरे के मजबूत करने वाले असर को कमजोर कर देगा। बदकिस्मती से दीवारों को तबाह करना आमतौर पर खिलाड़ियों के लिए नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था, गेट को तबाह करने से कई गुना ज्यादा मुश्किल। वो टीमें जो किले पर कब्जा करने के लिए जिदोजहद करती थीं, वो ज्यादा मजबूत दीवारों पर हमला करने का खतरा मोल नहीं लेती थीं। यही वो वजह थी कि सैफ अली ने स्टार लाइट फोर्ट्रेस को चैलेंज करने की हिम्मत की। मौजूदा खिलाड़ियों की ताकत के बगैर इस पर कब्जा करना नामुमकिन होता। स्टार वैली का कमजोर तरीन किला भी लाखों मोनस्टर्स से भरा हुआ था, जिनमें से कई हजार ग्रेट लॉर्ड्स थे और कई सौ ग्रैंड लॉर्ड्स थे। मजीद बरा, ये मोनस्टर्स एक खास वक्त के बाद दोबारा पैदा हो जाते। अगर खिलाड़ियों के पास उन्हें जल्दी मारने के लिए डीपीएस न होता तो ये मोनस्टर्स एक सुपर पावर की फौज से भी ज्यादा देर तक टुक सकते थे। यकीनन खिलाड़ियों को किला फतह करने के लिए तमाम मोनस्टर्स को खत्म करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें सिर्फ किले के गार्डियन बास को शिकस्त देने की जरूरत थी, लेकिन जब तक वो मोनस्टर्स के एक खास हिस्से को साफ नहीं कर लेते, वो मोनस्टर्स गार्डियन बास की लड़ाई के दौरान मसला बन जाते। खुशकिस्मती से स्टारलाइट फोर्ट्रेस में सिर्फ निचले दर्जे की एलिमेंटल मखलूकात काबिज थीं और वो ज्यादा ज़हीन नहीं थीं, यहां तक कि मीथक रैंक वाली एलिमेंटल मखलूकात भी नहीं। वो तकरीबन खालसतना जिबिल्लत पर काम करती थीं। अगर किला मैजिक इलिव्स जैसी मखलूकात के कब्जे में होता तो किसी को भी खिलाड़ियों के टॉप 5 तक पहुंचने से पहले इस पर कब्जा करने की उम्मीद न होती। ये कोई मसला नहीं होगा। जब तक हमें मीथक मोनस्टर्स से नहीं निमटना पड़ता, किले के बफ के बगैर मोनस्टर्स सिल्वर लाइन लीजन की लाइन को नहीं तोड़ पाएंगे, मिकाफरी ने एतमाद से ऐलान किया। ताहम वो अब भी यही तरजीह देता कि वो सामने वाले गेट पर हमला करे। अगर वो वाकई स्टार लाइट फोर्ट्रेस पर कब्जा कर सके तो वो मगरबी बर्रे आज़म पर एक मौजिज़ा अंजाम देंगे। उनके नाम तारीख में लिखे जाएंगे। बेहतरीन। फिर मैं लीजन की कमान अब पर छोड़ता हूं, वाइस कमांडर मिकाफरी, सैफ अली ने इत्मीनान से सर हिलाते हुए कहा। इसके बाद वो क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप पर सवार हुआ और बाकी सब मिकाफरी पर छोड़ दिया, जो सिल्वर लाइन लीजन से ज्यादा वाकिफ था। क्रिम्सन विच और मिकाफरी के करीबी साथी सैफ अली को क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप पर सवार होते देखकर बेज़बान रह गए। अब ये वाज़ेह था कि उनके पास स्टार लाइट फोर्ट्रेस पर कब्जा करने का एक अच्छा मौका है, फिर भी सैफ अली ने ऐसा करने का सबसे मुश्किल तरीका मुंतखब किया। ताहम इस मामले में उनकी कोई राय नहीं थी। क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप 0 विंग की थी और सैफ अली को इस ऑपरेशन पर मुकम्मल इख्तियार हासिल था। देखते हैं कि क्या वो अपना मनमाना अमल जारी रख सकता है जब इसका मंसूबा नाकाम हो जाएगा, क्रिम्सन विच ने अपनी जबान से आवाज निकालते हुए कहा। ऐसा कहते हुए भी वो हसद से जहाज को देखे बगैर न रह सकी। अगर उसके पास ऐसी फ्लाइंग शिप होती तो वो बेमिसाल मोनस्टर्स को भी कुचल सकती थी। जबकि दूर मौजूद एडवेंचर टीम हिचकिचा रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए और सिल्वर लाइन लीजन आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मेशन में आ रही थी,
क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप के माना प्लस की नज़ में से एक ने तवानाई जमा करना शुरू कर दी। जहाज का ब्रोंस इंजन माना प्लस की नस को ताकत देता था, और जिस लम्हे कैनन ने अर्ध गिर्द के माना को जज्ब करना शुरू किया, 1000 गज के अंदर मौजूद खिलाड़ियों ने भी अपने अर्ध गिर्द के माना को बेकाबू होते महसूस किया। इससे पहले कि लीजन ने फ्लाइंग शिप के गिर्द अपनी दिफाई लाइन मुकम्मल की होती, कैनन से रोशनी की एक सियाह व सफ़ेद शोआ निकली जो स्टार लाइट फोर्ट्रेस की मगरबी दीवार से टकराई। बूम! दीवार धमाके से उड़ गई और शदीद झटके ने किले के कई सौ गज के अंदर मौजूद हर खिलाड़ी को हिलाकर रख दिया। माना प्लस कैनन की ताकत बिल्कुल नाकाबिल फहम थी। धूल बैठने के बाद उसने मगरबी दीवार में एक बड़ा शिगाफ जाहिर किया और दीवार पर मौजूद ग्रेट लॉर्ड रैंक वाले एलिमेंटल गार्ड्स हमले से अपनी 1/3 से ज्यादा एचपी खो चुके थे। वो माना प्लस कैनन इतनी ताकतवर कैसे है? क्रिम्सन विच हैरत से हक्का बका रह गई। उसने पहले भी माना प्लस की नस देखी थी, लेकिन वो कभी इतनी ताकतवर नहीं थीं कि लेवल 100 से ज्यादा के ग्रेट लॉर्ड की 1/3 एचपी खत्म कर देंगे। इससे पहले कि कोई सदमे से संभल पाता, क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप के दीगर 11 माना प्लस की नस चार्ज होना शुरू हो गए। चैप्टर 2454 डोमेन क्लास। जब 11 माना प्लस की नस ने स्टार लाइट फोर्ट्रेस की मगरबी दीवार पर बमबारी की, तो आसपास मौजूद हर शख्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे कियामत आ गई हो, क्योंकि उनके गिर्द दुनिया कांप रही थी। तबाही, सदमा, बेबसी, हर कोई हक्का बका रह गया जब उन्होंने देखा कि शौओं के हमलों ने मगरबी दीवार को तबाह कर दिया और गुजरते हुए खला को चीर दिया। क्या ये फ्लाइंग शिप कुछ ज्यादा ही मजबूत नहीं है? क्रिम्सन विच हैरान हुई। न सिर्फ क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप का माना प्लस कैनन गैर मामूली तौर पर ताकतवर था, बल्कि जहाज में कल 12 की नस थे। ये अमली तौर पर एक उड़ता हुआ कला था। अंदरूनी तौर पर इसे सुकून मिला कि इसने डीमोंक सिल्वर माइन के पास सैफ अली के ग्रुप के खिलाफ हमागीर जंग शुरू नहीं की थी। अगर वाकई लड़ाई शुरू हो जाती तो उसकी लीजन का कोई भी रुकन कान से जिंदा ना निकल पाता, चाहे वो अपना ट्रचार हीरो सिमनन स्क्रोल ही क्यों ना इस्तेमाल कर लेते। सिर्फ क्रिम्सन विच और सिल्वर लाइन लीजन के दीगर अरकान ही सदमे में नहीं थे। स्टार लाइट फोर्ट्रेस के सामने वाले गेट से ज्यादा दूर न लड़ने वाली एडवेंचर टीम भी दंग रह गई। इन माना प्लस की नस के एक ही शॉट ने 50 गज के रदिस वाले इलाके में तबाहकुन वार किया था। अगर तमाम 12 माना प्लस की नस एक साथ फायर करते तो एक राउंड 5000 अफराद की टीम को नीस्तो नाबूद करने के लिए काफी होता, उनके 500 टीम मेंबर्स तो दूर की बात। ये लोग कौन हैं? सदमे और खौफ के अलावा एडवेंचर टीम के अरकान सैफ अली के ग्रुप की शनाख्त के बारे में तजस्सुस से मगलूब थे। वो स्टॉर्म हॉट एडवेंचर टीम के अरकान थे, एक टॉप एडवेंचर टीम जो शैतानी मखलूकात के साथ कई बड़े पैमाने की लड़ाइयों में जिंदा बच चुकी थी। स्टॉर्म हॉट गोल्डन सैंड्स किंगडम और उसकी कई पड़ोसी ममलुकतों में काफी मशहूर थी। एक बार एक सुपर पावर ने एक शैतानी मखलूक के कस्बे पर कब्जा करने के लिए उनसे मदद के लिए राब्ता भी किया था। स्टॉर्म हॉट ने पहले जिन मुखालफीन का सामना किया था, उनमें से कोई भी क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप का मुकाबला नहीं कर सकता था। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास भी इतना ताकतवर हथियार नहीं था। क्या वो लोग स्टार लाइट फोर्ट्रेस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? बेरहम आदमी ने हैरत से बुड़बुड़ाया जब उसने फ्लाइंग शिप को आसमान में मंडलाते हुए देखा। स्टार वैली एक ममुआ जमीन थी और उसके कलों को ममुआ जमीन के अंदर ममुआ जमीन समझा जाता था। मौजूदा खिलाड़ियों में ऐसी जगहों पर जाने की ताकत ही नहीं थी। औसतन इन कलों के अंदर मोनस्टर्स लेवल 110 से ज्यादा के थे और वहां आम तौर पर 2 लाख से ज्यादा मोनस्टर्स होते थे। कले लेवल 110 से ज्यादा के मीथक मोनस्टर्स का घर भी थे। इन मीथक मोनस्टर्स के लिए मौजूदा 3 माहिरीन को मारना बच्चों का खेल होगा। अभी भी मुख्तलिफ सुपर पावर्स सिर्फ स्टार वैली के कलों के अर्द गिर्द के इलाकों को तलाश करने के काबिल थीं। उन्हें किले पर कब्जा करने का मौका मिलने के लिए इस वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि उनके पास कई हजार 3 खिलाड़ी ना हों। मोनस्टर स्टार वैली के कलों पर कब्जा करने का सबसे मुश्किल हिस्सा नहीं थे। किले के दिफा में सुराख करना असल चैलेंज था। अगर कोई टीम ऐसा करने में नाकाम रही तो वो कभी भी खिलाड़ियों को किले के अंदर नहीं भेज पाएंगे, जिससे गार्डियन बास को मारना और फोर्ट्रेस टोकन हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसा ही लगता है, वरना वो बराह रास्त स्टार लाइट फोर्ट्रेस पर हमला क्यों करेंगे? स्टॉर्म हॉट के कमांडर ने जवाब दिया, जो उसी तरह खौफ और हैरत के साथ फ्लाइंग शिप को देख रहा था। उसने फर्ज किया था कि सैफ अली का ग्रुप महज इलाके में ग्राइंडिंग करने आया था और उसने सिर्फ स्टॉर्म हॉट की टीम को डराने के लिए क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप दिखाई थी।
उसने कभी नहीं सोचा था कि वो खिलाड़ी असल में किले पर कब्जा करने का इरादा रखते हैं, जिसकी कोशिश करने की हिम्मत मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी नहीं करती थी। इससे पहले कि हर कोई मानापलस की नस की बमबारी देखकर अपने सदमे से निकल पाता, स्टारलाइट फोर्ट्रेस को ढांपने वाली चमकदार रोशनी मध्यम होने लगी, जिससे दीवार में बड़े शिगाफ जाहिर हुए। दीवार पर तैनात ग्रेट लॉर्ड रैंक वाले एलिमेंटल गार्ड्स भी खत्म हो चुके थे। क्या ताकत है! हमलों का एक राउंड इतना नुकसान पहुंचाने के लिए काफी था। मिकाफ्री शिगाफों को देखकर अपनी बढ़ती हुई जोश व खरूश को न रोक सका। उसने फर्ज किया था कि एक फ्लाइंग शिप की ताकत स्टारलाइट फोर्ट्रेस की दीवार को जल्दी तबाह करने के लिए काफी नहीं होगी, और अगर वो दुरुस्त होता तो किले पर कब्जा करने के उनके इम्कानात बहुत कम होते। उनके पास किले के मोनेस्टर्स को साफ करने और दीवार की मरम्मत शुरू होने से पहले गार्डियन बास को तलाश करने के लिए काफी वक्त नहीं होता। ताहम ऐसा लगता था कि वो गलत था और उनके पास कामयाबी का एक अच्छा मौका था। अगरचे वो नहीं जानता था कि मगरबी दीवार की पायदारी कितनी कम हुई है, लेकिन इसके पास शैतानी मखलूकात के शहरों और कलों के मुहासरे का इतना तजर्बा था कि वो जान सके कि ऐसी दीवार में शिगाफ डालने के लिए कितनी ताकत दरकार होती है। अपने तजर्बात की बुनियाद पर उसने हिसाब लगाया कि स्टारलाइट फोर्ट्रेस की दीवार अपनी पायदारी का कम अज कम 2% खो चुकी है, जिसका मतलब है कि दीवार हमलों के 50 राउंड्स के बाद गिर जाएगी। एक किला आमतौर पर तबाहशुदा दीवार की मरम्मत के लिए तकरीबन 2 दिन लेता है। अगर वो हमलों के 50 राउंड्स के साथ दीवार को तबाह कर सकते तो न सिर्फ उनके पास किले के मोनेस्टर्स को साफ करने के लिए काफी वक्त होगा, बल्कि उनके पास गार्डियन बास को कई बार मारने के लिए भी काफी वक्त होगा। ताहम क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप पर सवार जीरो विंग के अरकान की राय मुख्तलिफ थी। गिल्ड लीडर, इस किले की दीवार बहुत मजबूत है। हमारे हमलों का एक राउंड सिर्फ इसमें शिगाफ डालने के लिए काफी था। ये अमली तौर पर एक बड़े एनपीसी शहर की दीवारों जितनी ठोस है, आबिदा गाल ने हैरत से कहा जब उसने देखा कि मगरबी दीवार को कितना कम नुकसान पहुंचा। वो क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप के मानापलस की नस की ताकत से बखूबी वाकिफ थी। उनका हर हमला ट्रचार के मैार का था, यहां तक कि आम मीथक मूनस्टर के हमलों से भी ज्यादा ताकतवर। एक धमाका गिल्ड सिटी की दीवारों को नुमाया नुकसान पहुंचाने के लिए काफी था। और फिर भी स्टारलाइट फोर्ट्रेस की दीवार 12 मानापलस की नस के फायर होने के बाद बमुश्किल ही मुतासिर हुई थी। दीवार तकरीबन इतनी ही मजबूत थी जितनी व्हाइट रिवर सिटी के गिर्द दीवार। व्हाइट रिवर सिटी को पहले ही कई बार अपग्रेड किया जा चुका था। यहां तक कि अगर मीथक मोनेस्टर्स हमला करते तब भी शहर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। उन्हें गालिबन स्टारलाइट फोर्ट्रेस की दीवार में सुराख करने के लिए तवील अरसे तक हमला करना पड़ेगा। हर बार जब वो मानापलस की नस फायर करते तो इस पर पैसे खर्च होते। अगरचे की नज इतने महंगे नहीं थे जितने गिल्ड टाउन्स और शहरों में मानापलस की नज होते हैं, लेकिन हर शॉट पर अब भी 100 जादुई क्रिस्टल खर्च होते थे। मैं इस नतीजे से मुतमईन हूं। अगर किला अपना दिफाई जादुई दायरा फ़ाल कर देता और दीवार को मजबूत कर देता तो हम 2 दिन तक मुसलसल हमले करने के बाद भी इसे नहीं तोड़ पाते, सैफ अली ने हंसते हुए और सर हिलाते हुए कहा। स्टारलाइट फोर्ट्रेस कदीम जमाने से कायम था, जो बेशुमार लड़ाइयों के बाद भी खड़ा रहा। एक एडवांस्ड फ्लाइंग शिप उसे इतनी आसानी से कैसे तबाह कर सकती थी? अगर स्टारलाइट फोर्ट्रेस इतना नाजुक होता तो ये इतने अरसे तक ना टुक पाता। उसे जादुई क्रिस्टल्स के खर्च होने की खास परवाह नहीं थी। इसके पास बचाने के लिए बहुत कुछ था। अगर उसे जादुई क्रिस्टल्स की इतनी सख्त जरूरत होती तो वो पहले ही किले पर कब्जा करने की कोशिश न करता। जब सैफ अली और उसकी पार्टी मानापलस की नस के कोल डाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने स्टारलाइट फोर्ट्रेस के अंदर से एक कान फाड़ देने वाली धार सुनी। कई हजार गज दौर से भी वो उसे साफ सुन सकते थे। फिर किले का गेट खुला और एलिमेंटल मखलूकात के गौल बाहर निकल आए। उड़ने वाली एलिमेंटल मखलूकात किले से फिजा में बुलंद हुईं। एक नज़र में वहां आसानी से 50,000 से ज्यादा मोनेस्टर्स थे और उनमें से हर एक सिल्वर लाइन लीजन और क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप की तरफ बढ़ रहा था। इतने ज्यादा क्यों हैं? मिकाफ्री ने अपने सर में सनसनाहट महसूस की जब इसने आने वाले गौल को देखा। बदतरीन सूरत हाल में भी इसके इब्तिदाई अंदाजों के मुताबिक किले से सिर्फ 10,000 के करीब मोनेस्टर्स निकलने चाहिए थे, लेकिन 50,000 से ज्यादा मोनेस्टर्स उनकी तरफ लपक रहे थे, जिनमें 100 से ज्यादा ग्रैंड लॉर्ड्स भी शामिल थे। सिर्फ ग्रैंड लॉर्ड्स की तादाद ही सिल्वर लाइन लीजन के 3 माहिरीन से ज्यादा थी। ताहम इससे पहले कि मिकाफ्री कोई हुक्म जारी कर पाता, किले से एक 30 मीटर लंबा स्टारलाइट बीहीमोते उड़कर बाहर निकला। जिस लम्हे स्टारलाइट बीहीमोते नमूदार हुआ,
ऐसा लगा जैसे अर्ध गिर्द का माना इसके कंट्रोल में आ गया हो। क्या? एक डोमेन क्लास मीथक क्रिम्सन विच ने इस उड़ने वाले मॉन्स्टर को देखकर जर्द पड़ते हुए पुकारा। इसके जैसे माहिर खिलाड़ी अब डोमेन्स के तसव्वुर से नावाकिफ नहीं थे। तकरीबन तमाम ट4 एनपीसी के पास एक डोमेन होता था और अपने डोमेन के अंदर एनपीसी एक ऐसी दुनिया में हरकत और लड़ाई कर सकते थे जो उनके लिए मौजू बनाई गई थी। यही वजह थी कि ट4 एनपीसी इतने ताकतवर थे, ट3 एनपीसी अददी बरतरी के बावजूद भी ऐसी हस्ती को शिकस्त नहीं दे सकते थे। खुशकिस्मती से मोनस्टर्स एनपीसी की तरह ज़हीन नहीं होते थे। वो लड़ाई में अपनी जिस्मानी ताकत पर भरोसा करते थे, लेकिन उसके बावजूद वो उसी टिर के एनपीसी का मुकाबला कर सकते थे। वो मोनस्टर्स जो ट4 मीथक मैयार तक पहुंच चुके थे, खास तौर पर सख्त जान थे, इतने ताकतवर के इसी लेवल के ट4 एनपीसी को भी उन्हें शिकस्त देने में जिदोजहद करनी पड़ती। डोमेन क्लास मीथक मोनस्टर्स का अपना डोमेन होता था। ट4 एनपीसी को भी डोमेन क्लास मैथकिस के ग्रुप से भागना पड़ता। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि स्टार लाइट फोर्ट्रेस के अंदर इतना ताकतवर मॉन्स्टर रहता होगा और वो अभी उनका इस्तेकबाल करने के लिए किले से उड़कर बाहर आया था। चैप्टर 2455 दुनिया का नुज़ूल। मैंने सोचा था कि सिर्फ आम मोनस्टर्स बाहर आएंगे। किले का गार्डियन बॉस भी यहां बाहर क्यों है? ये गार्डियन बॉस इतना ताकतवर क्यों है? क्या डोमेन क्लास मैथकिस को वर्ल्ड बॉसेस नहीं होना चाहिए? स्टार लाइट बिहीमोते की मौजूदगी ने सिल्वर लाइन लीजन को हैरान कर दिया। क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप की ताकत देखकर उन्हें जो खुशी महसूस हुई थी, वो स्टार लाइट बिहीमोते के देव हैकल नीम शफाफ जिस्म को देखकर गायब हो गए। अब इनके अंदर सिर्फ खौफ तीर रहा था। अब तक मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने सिर्फ मुट्ठी भर डोमेन क्लास मीथक मोनस्टर्स दरियाफ्त किए थे और उनमें से हर एक कुदरती आफत के बराबर था। वो मोनस्टर्स पूरे नक्शे की हिफाजत भी कर सकते थे। दरहकीकत कुछ लेवल 90 से ज्यादा के वर्ल्ड बॉसेस महज डोमेन क्लास मैथकिस थे और मुख्तलिफ सुपर पावर्स की अफवाज उनके खिलाफ गैर मुअस्सिर साबित हुई थी। खास अशिया पर भरोसा करने के बाद भी वो नीस्तो नाबूद हो गए थे। एक डोमेन महज नाकाबिल तस्खीर था। यही वजह थी कि ट3 एनपीसी अपने ट4 हम मनसबों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, चाहे उनकी तादाद ज्यादा ही क्यों ना हो। किसी दूसरे के डोमेन के अंदर इंसान की मजमूई कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर होती है। एक दुश्मन डोमेन के अंदर जादू करना और स्किल्स को फ़ाल करना ही इंतहाई मुश्किल हो जाता था। ऐसी लड़ाई में कोई खुशकिस्मत ही अपनी आम जंगी ताकत का 50% दुखा पाता। मामले को मजीद खराब करने के लिए डोमेन अपने सारिफ की मजमूई कारकर्दगी को भी मजबूत बनाता था। बराबर ताकत के ट3 एनपीसी और ट4 एनपीसी के दरमियान लड़ाई में भी एक फ़ाल डोमेन के साथ फ़र्क मियारी होता। कहने की ज़रूरत नहीं कि ट3 खिलाड़ियों और डोमेन क्लास मीथक के दरमियान फ़र्क इससे भी ज्यादा होगा। कमांडर, हमें पीछे हटना चाहिए। कोई भी इस डोमेन क्लास मीथक बॉस को नहीं रोक सकता। अगर हम अब नहीं भागे तो ये हमें ज़बह कर देगा। स्टॉर्म हॉट के बेरहम आदमी ने अपने कमांडर करो को पुकारा जब उसने स्टार लाइट बिहीमोते को देखा। न सिर्फ स्टार लाइट बिहीमोते इनफरादी तौर पर ताकतवर था, बल्कि इसका डोमेन इसके गिर्द मौजूद 50,000 मोनस्टर्स को भी मजबूत बनाएगा। ऐसी फौज बगैर किसी मसले के एक गिल्ड सिटी को गिरा सकती है। सिल्वर लाइन लीजन के 8,000 अरकान तो दूर की बात। चूंकि किले की एलिमेंटल मखलूकात क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप पर मरकूज थीं, उनके पास फरार होने का मौका था। अगर उन्होंने इन मोनस्टर्स के जहाज को तबाह करने और लीजन का कत्ल आम करने तक इंतजार किया तो अगली बारी उनकी होगी। ऐसा लगता है कि हमारा छापा नामुमकिन है। सबको पीछे हटने की इत्तिला दें, करो ने हुक्म दिया जब उसने स्टार लाइट बिहीमोते को घूरा। वो स्टार लाइट फोर्ट्रेस की फतह के तारीखी लम्हे का गवाह बनने के लिए रुकना चाहता था, लेकिन अब ये एक दानिशमंदाना ख्याल नहीं लग रहा था। जिन मुख्तलिफ सुपर पावर्स को वो जानता था, इनमें से कोई भी लेवल 90 से ज्यादा के डोमेन क्लास मीथक रैंक वाले वर्ल्ड बॉस को शिकस्त देने के काबिल नहीं थी, यहां तक कि 5 अजीम सुपर गिल्ड्स भी नहीं। दरी असना स्टार लाइट बिहीमोते लेवल 113 का डोमेन क्लास मीथक बॉस था। स्टार लाइट बिहीमोते ओ लेवल 113 HP 4000000000000000000। स्टार लाइट बिहीमोते के बुनियादी औसाफ के अलावा इसकी अकेली 4 अरब HP ही मायूसी पैदा करने के लिए काफी थी। 4 अरब HP के साथ स्टार लाइट बिहीमोते अपनी बैटल रिकवरी के साथ हर 5 सेकंड में 40 मिलियन HP दोबारा हासिल कर लेगा।
अगर खिलाड़ी हर सेकंड में 8 मिलियन नुकसान ना पहुंचा सके तो मूनस्टर के खिलाफ उनके हमले बिल्कुल बेसूद होंगे। दो माहिरीन को लेवल 100 से ज्यादा के मीथक मूनस्टर को 10,000 से ज्यादा नुकसान पहुंचाने में मुश्किल पेश आती थी और उनके हमले डोमेन क्लास मीथक के खिलाफ इससे भी कम मौसर होंगे। सिर्फ 3 खिलाड़ी ही ऐसे मूनस्टर को 10,000 से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। ये फर्ज करते हुए कि एक 3 खिलाड़ी स्टार लाइट बिहेमोते को 20,000 DPS दे सकता है। एक टीम को गार्डियन बास की बैटल रिकवरी पर काबू पाने के लिए 400 से ज्यादा 3 खिलाड़ियों की जरूरत होगी। खेल के इस मरहले पर कोई ताकत 400 3 खिलाड़ी कहां से तलाश करेगी। क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लाइंग शिप्स जंगी हथियार थे, वो बेवकूफ मोनस्टर्स के खिलाफ कारामद हो सकते थे, लेकिन एक मीथक मोन्स्टर के खिलाफ जो उड़ सकता हो, जहाज को एक हिट लगाने में भी जिदोजहद करनी पड़ेगी। मजीद बरा क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप के माना प्लस की नस के कोल डाउन बहुत तवील थे। सादा अल्फाज में ये डोमेन क्लास मीथक बास के खिलाफ सिर्फ महदूद हद तक मुअस्सर होगा। जबकि स्टॉर्म हॉट एडवेंचर टीम भाग रही थी, सिल्वर लाइन लीजन में खौफ व हरास फैल गया जब उन्होंने स्टार लाइट बिहेमोते को अपनी तरफ आते देखा। स्टार लाइट बिहेमोते बहुत तेज है, वाइस कमांडर। हमारे पास सबको बहिफाजत बाहर निकालने के लिए काफी वक्त नहीं होगा। हमें उसकी रफ्तार कम करने के लिए कुछ खिलाड़ियों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। बरा करम, हुक्म जारी करें। क्रिम्सन विच ने मीकाफरी से इल्तिजा की जब उसने गार्डियन बास को करीब आते देखा। इनमें से किसी ने भी तवक्को नहीं की थी कि स्टार लाइट फोर्ट्रेस में डोमेन क्लास मीथक होगा। सैफ अली ने इन सब की किस्मत पर महर लगा दी थी। चूंकि सूरत-ए-हाल पहले ही मायूसकुन हो चुकी थी, इसलिए वो अब सिर्फ यही कर सकते थे कि लीजन के नुकसानात को जितना मुमकिन हो कम करने का तरीका तलाश करें। सिल्वर लाइन लीजन डिवाइन ट्राइब की सबसे मजबूत कुव्वत थी। अगर यह खत्म हो गई तो गिल्ड को नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। क्रिम्सन विच की इल्तिजाएं सुनकर मीकाफरी ने हिचकिचाते हुए अपने बैग से 4 हीरो सिमनंग स्क्रॉल निकाला। मौजूदा 3 खिलाड़ियों के पास लेवल 113 के डोमेन क्लास मीथक को रोकने की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर इनमें से कोई भी स्टार लाइट बिहेमोते को ना रोक सका तो सिल्वर लाइन लीजन का कत्ल आम हो जाएगा। इसके पास गार्डियन बास को रोकने के लिए 4 हीरो पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था, ताकि सबके फरार होने के लिए काफी वक्त मिल सके। अगर स्टार लाइट बिहेमोते अकेला होता तो उस पर छापा मारने के लिए 4 हीरो पर भरोसा करना मुमकिन होता, लेकिन वो अकेला नहीं था। न सिर्फ गार्डियन बास को 50,000 मोनस्टर्स का ताउन हासिल था, बल्कि इसका डोमेन इसके गिर्द मौजूद मोनस्टर्स को भी मजबूत बना रहा था। 4 हीरो भी इस गौल को शिकस्त नहीं दे सकते थे। जबकि मीकाफरी 4 हीरो सिमनंग स्क्रॉल इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था, सैफ अली फ्लाइंग शिप के डेक पर आया और खामोशी से स्टार लाइट बिहेमोते की फौज को देखा। बकवास, वो भागने वाला भी नहीं है। क्या वो समझता है कि वो अपनी फ्लाइंग शिप का इस्तेमाल करके निकल सकता है? शायद वो सदमे में है। वो वाज़े तौर पर स्टार लाइट फोर्ट्रेस पर कब्जा करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अब जबकि एक डोमेन क्लास मीथक आ गया है, इसकी उम्मीदें खाक में मिल गई हैं। सिल्वर लाइन लीजन के 3 माहिरीन जो जमीन पर घबरा रहे थे, उलझन में पड़ गए जब उन्होंने सैफ अली को क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप के डेक पर पुरसुकून देखा। जहाज उड़ सकता था और वो भी तेजी से, लेकिन इसकी रफ्तार डोमेन क्लास मीथक के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। एक बार जब फ्लाइंग शिप जो हुआ में रहने के लिए माना पर इन्हिसार करती थी, स्टार लाइट बिहेमोते के डोमेन के अंदर आ गई, तो उसकी नकल व हरकत की रफ्तार गिर जाएगी। अगर सैफ अली फ्लाइंग शिप को मोड़कर अभी भाग जाता तो उसके पास जिंदा बचने का मौका होता, लेकिन अगर उसने गार्डियन बास के डोमेन में जहाज के फंसने तक इंतजार किया तो ना वो और ना ही इसका जहाज बच पाएगा। ताहम जब सिल्वर लाइन लीजन के अरकान सोच रहे थे कि क्या अचानक होने वाली पेशरफ्त ने सैफ अली को इतना जहनी सदमा पहुंचाया है कि वो संभल नहीं पा रहा, तो सौरभ जमीन ने अपने बैग से एक सुनहरी अंगूठी निकाली। उसने सुनहरी अंगूठी बुलंद की और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जब सैफ अली ने मंत्र खत्म किया तो उसने स्टार लाइट बिहेमोते के करीब आते हुए माना फील्ड को देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट पेश की। उसने फिर रंग ऑफ गोस्पेल को 5000 जादुई क्रिस्टल कुर्बान किए और मनी ईचर वर्ड को फाल किया। आसमान कांपने लगा जब उन सब के ऊपर एक नई दुनिया का साया नमूदार हुआ, जिसने आसमान को जमीन से अलग कर दिया। हर किसी ने फौरी तौर पर महसूस किया कि बैरूनी दुनिया से उनका ताल्लुक मुनक़ते हो गया है और एक खौफनाक दबाव उन पर गालिब आ गया। ये दबाव किसी एक नुक्ते से नहीं निकला था,
बल्कि हर तरफ से उन पर हमला आवर था। इन सब को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें अभी वजूद के एक दुश्मन तैयारे में धकेल दिया गया हो। जैसे ही मनी ईचर वर्ड फॉल हुआ, स्टारलाइट बीहीमोते का माना फील्ड वाज़े तौर पर पीछे हटने लगा। वो माना जो पहले गार्डियन बास के ताबे था, अब बगावत करने लगा। स्टारलाइट बीहीमोते को मजबूत करने के बजाय उसने रीलिम लॉर्ड को दबाना शुरू कर दिया। स्टारलाइट बीहीमोते के बुनियादी औसाफ तेजी से कम होने लगे। 5%, 7%, 10%। सिर्फ 3 मुख्तसर सेकंडों में गार्डियन बास के बुनियादी औसाफ में 20% कमी आ गई थी। जहां तक इसके पीछे आने वाली एलिमेंटल मखलूक़ात का ताल्लुक था, न सिर्फ वो अपने औसाफ का 30% खो चुकी थीं, बल्कि उनकी नक़्ल व हरकत की रफ्तार और रद्द अमल की रफ्तार भी नुमायां तौर पर कम हो गई थी। नामुमकिन। उसने एक मीथक रैंक वाले रीलिम लॉर्ड के डोमेन को चिकनाचूर कर दिया, क्रिम्सन विच ने पुकारा। इसका जबड़ा हैरत से खुला रह गया जब इसने स्टारलाइट बीहीमोते के माना फील्ड को मुकम्मल तौर पर गायब होते देखा। चैप्टर 2456 फ्लाइंग शिप बमुकाबला स्टारलाइट बीहीमोते। उसने बास के डोमेन को तबाह कर दिया और इसे दबा दिया। उसने क्या किया? सिर्फ क्रिम्सन विच ही स्टारलाइट बीहीमोते के डोमेन को चिकनाचूर होते देखकर हैरान नहीं हुई। कोई भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली के पास ऐसी सलाहियत है। मौजूदा खिलाड़ी ट्रिचार हस्ती के डोमेन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। कुछ सुपर पावर्स ने हकीकी ट्रिचार डोमेन्स के खिलाफ ट्रिचार डोमेन स्क्रोलिस इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जिन हस्तियों से लड़े थे उनका बमुश्किल ही मुकाबला कर पाए थे। कुछ ट्रिचार डोमेन स्क्रोलिस इससे भी कमजोर थे, और जिन सुपर पावर्स ने उन पर भरोसा किया था वो अपने दुश्मन के डोमेन से दब गए थे। इसके बरक्स सैफ अली ने न सिर्फ स्टारलाइट बीहीमोते के डोमेन को चिकनाचूर कर दिया था, बल्कि इसने गार्डियन बास को दबा भी दिया था। ये नाकाबिल यकीन था। जब मनी ईचर वर्ड फॉल हुआ तो स्टारलाइट बीहीमोते परवाज के दौरान एक लम्हे के लिए रुक गया। ताहम फिर वो गुस्से से धाड़ा और उसका पूरा जिस्म चमकती हुई सितारों की रोशनी से मुनव्वर होने लगा। वो दोबारा अपना डोमेन फैलाने और मनी ईचर वर्ल्ड से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। बदकिस्मती से स्टारलाइट बीहीमोते ने जितनी भी कोशिश की वो इस स्कल के असर से नहीं निकल सका। माना कंट्रोल का जादुई अशिया पर भी इतना बड़ा असर पड़ता है। मनी ईचर वर्ल्ड के नताइज ने सैफ अली को भी दंग कर दिया। उसने असल में तवक्को नहीं की थी कि रंग ऑफ गोस्पिल की स्कल एक रीलिम लॉर्ड को इस हद तक दबा देगी। तमाम औजार वर्ल्ड बासिस के खिलाफ गैर मुअस्सिर थे। खिलाड़ियों को अपनी ताकत पर भरोसा करना पड़ता था। ताहम स्टारलाइट बीहीमोते वर्ल्ड बास नहीं था और इस तरह इसके खिलाफ औजार इस्तेमाल किए जा सकते थे। ये यकीनन एक फ़ायदा था क्योंकि खिलाड़ी स्टार वैली में बरसरक स्किल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उसने दूसरे मीथक मोनस्टर्स को दबाने के लिए मनी ईचर वर्ड का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब तक उसने अपनी माना बॉडी हासिल नहीं की थी वो रंग ऑफ गोस्पिल के अंदर मुर्तकिज़ माना को इस्तेमाल करने के काबिल नहीं था। अब जबकि वो एक मास्टर मैजिशियन भी था, वो कम वो बेश समझ गया था कि रंग ऑफ गोस्पिल के जादुई दायरे कैसे काम करते हैं। वो अब मुर्तकिज़ माना में से कुछ को उन दायरों में गाइड कर सकता था। इसके बावजूद उसने कभी नहीं सोचा था कि नताइज इतने ताकतवर होंगे। उसका वाहिद मकसद स्टारलाइट बीहीमोते के डोमेन को तबाह करना था। उसने ये उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की थी कि मनी ईचर वर्ल्ड गार्डियन बास को भी दबा देगा। रंग ऑफ गोस्पिल इससे कहीं ज्यादा मुअस्सिर साबित हुई जब इसने इसे पहले अंधाधुंध इस्तेमाल किया था। यकीनन मामले पर गौर करने के बाद सैफ अली को यह माकूल लगा। वो पहले ही रंग ऑफ गोस्पिल को फरीगुमनेटेड लेजेंडरी रैंक तक अपग्रेड कर चुका था और वर्ड पावर पहले ही डबमेन से ज्यादा मजबूत थी। अब जबकि वो मनी ईचर वर्ल्ड की कुछ हकीकी ताकत इस्तेमाल कर सकता था, चाहे वो सिर्फ एक हिस्सा ही क्यों ना हो, एक ट्रिचार डोमेन इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। स्टारलाइट बीहीमोते भी इस ताकत का मुकाबला न कर सका और सिर्फ देखता रह गया जब इस सलाहियत ने इसके बुनियादी औसाफ को दबा दिया। इस दरियाफ्त के बाद सैफ अली वापस जंग की तरफ मुतवज्जे हुआ और फ्लाइंग शिप के नीचे मिकाफ्री की तरफ देखा। वाइस कमांडर मिकाफ्री, दुश्मन के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाए। इन मोनस्टर्स की रफ्तार को जितना मुमकिन हो कम करने की कोशिश करें, खास तौर पर वो मोनस्टर्स जो उड़ सकते हैं। मैं बास से निपटूंगा, सैफ अली चलाया। ये मिकाफ्री एलिमेंटल मखलूक़ात की फौज की तरफ मुड़ते हुए हिचकिचाए बगैर न रह सका। लॉर्ड रैंक के मोनस्टर्स के गौल को नज़रअंदाज करते हुए
फौज में 100 से ज्यादा लेवल 110 से ज्यादा के ग्रैंड लॉर्ड्स थे। इन एलिमेंटल मखलूकात को मजबूत करने वाले स्टारलाइट बिहीमोते के डोमेन के बगैर भी इतने ज्यादा हाई लेवल ग्रैंड लॉर्ड्स को रोकना सिल्वर लाइन लीजन के 8000 अरकान के लिए बहुत मुश्किल होगा। सिर्फ 3 खिलाड़ी ही इन मोनस्टर्स का मुकाबला कर सकते थे और लीजन में सिर्फ 63 खिलाड़ी थे। ताहम इससे पहले कि मिकाफरी मजीद कुछ कह पाता, सैफ अली ने रंग ऑफ गोस्पेल को मजीद जादुई क्रिस्टल कुर्बान किए और रंग ऑफ बरलेंस को फाल किया। अचानक 2000 गज के रदिस में मौजूद हर शख्स ने अपने अंदर एक खुशगवार बाइख्तियार एहसास फैलते हुए महसूस किया। उनके बुनियादी औसाफ और जिस्मानी साख्त में 20% बेहतरी आई, जिससे उनकी मजमूई ताकत में बड़े मार्जिन से इजाफा हुआ। इसके पास स्ट्रेंथनिंग डोमेन टूल भी है। क्रिम्सन विच हक्का बका रह गई जब उसने सिल्वर लाइन लीजन को मिलने वाले बफ देखे। इससे ये बात बिल्कुल नाकाबिल यकीन लगी कि सैफ अली के पास सप्रेसिंग डोमेन टूल और स्ट्रेंथनिंग डोमेन टूल दोनों मौजूद थे। आमतौर पर सुपर पावर्स उनमें से सिर्फ एक टूल हासिल करने पर खुद को खुशकिस्मत समझती थीं, फिर भी सैफ अली के पास दोनों थे। क्या इससे मदद मिलेगी? सैफ अली ने पूछा। सैफ अली के पास भी एलिमेंटल मखलूकात की 50,000 मजबूत फौज का सामना करने के लिए कोई अच्छा हल नहीं था, और उसका डिवाइन ट्राइब के साथ अब भी एक मुआहिदा था कि अगर सिल्वर लाइन लीजन अपनी 30% से ज्यादा अफरादी कुव्वत खो देती है तो वो पीछे हट सकती है। ताहम अगर मिकाफरी को एहसास हो जाता कि उनके पास ये जंग जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वो इससे पहले ही हार मान लेता, जो वो नतीजा नहीं था जो सैफ अली देखना चाहता था। मैं कोई जमानत नहीं दे सकता, लेकिन हम इन मोनस्टर्स को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, मिकाफरी ने इत्तेफाक किया। रंग ऑफ बरलेंस के असरात को महसूस करते हुए उसने दांत पीसते हुए लड़ने का फैसला किया। अगर सैफ अली की उनकी मदद के लिए इतनी कोशिशों के बाद सिल्वर लाइन लीजन बगैर लड़े पीछे हट जाती, तो लीजन और डिवाइन ट्राइब दोनों की तजलील होती। चाहे इसे शदीद नुकसानात का खतरा ही क्यों ना मोल लेना पड़े, वो आने वाली एलिमेंटल मखलूक की फौज को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। अच्छा, मैं बाकी सब आप पर छोड़ता हूं, बस इस गार्डियन बास को हम पर छोड़ दें। सैफ अली मुतमईन हो गया जब उसने देखा कि मिकाफरी इस जंग के लिए पुरज़्म है। वो पहले ही खुशकिस्मत था कि सिल्वर लाइन लीजन, जो डिवाइन ट्राइब की ट्रम्प कार्ड लीजन्स में से एक थी, मदद के लिए तैयार थी। सैफ अली ने फिर अपनी क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप को बराह रास्त स्टार लाइट बिहीमोते की तरफ बढ़ाया। क्या वो वाकई स्टार लाइट बिहीमोते को चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? हर कोई हक्का बका रह गया जब उन्होंने जहाज को रीलिम लॉर्ड के करीब जाते देखा। फिजा में एक फ्लाइंग शिप की जंगी ताकत बेहतरीन होती थी, लेकिन यह सिर्फ साकिन अशिया और खिलाड़ियों के खिलाफ दुरुस्त था। फ्लाइंग शिप्स मोनस्टर्स से लड़ने के लिए नहीं बनाई गई थीं। और फिर भी सैफ अली का ग्रुप डोमेन क्लास मीथक के खिलाफ फ्लाइंग शिप इस्तेमाल करने जा रहा था। वो पागल हो गए थे। अपने डोमेन से महरूम होने और 20% कम बुनियादी औसाफ के बावजूद स्टारलाइट बिहीमोते आम मीथक मोनस्टर्स से कहीं ज्यादा मजबूत था। इसकी 3.2 अरब HP मायूसी पैदा करने के लिए काफी थी। जबकि सिल्वर लाइन लीजन के अरकान जहाज के बचने के इम्कानात पर गौर कर रहे थे, आबदा गाल ने क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप के डेक से अपना स्टाफ बुलंद किया और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। गहरे नीले दोहरे जादुई दायरे स्टारलाइट बिहीमोते के गिर्द एक के बाद एक नमूदार होने लगे। 3 सपर स्पेल सी गार्ड्स गिरस्प। इसके हुक्म के तहत पानी की जंजीरें रीलिम लॉर्ड के गिर्द लिपट गईं, जिसने स्टारलाइट बिहीमोते को जकड़ लिया और उसे अपनी जगह पर रोक दिया। अच्छा, मैन कैनन फायर करो, सैफ अली ने हुक्म दिया। जैसे ही इसने ऐसा किया, क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप के मैजिक इलवान कैनन ने अर्द गिर्द के माना की एक हैरत अंगेज मिकदार जमा करना शुरू कर दी। उसने फिर रीलिम लॉर्ड के सर पर 200 गज के रदिस वाली एक तपती हुई सफेद शुआ फायर की। बूम! जैसे ही शॉट स्टार लाइट बिहीमोते के चेहरे से टकराया, नीचे का जंगल जोर से लरज उठा। सिल्वर लाइन लीजन के अरकान सदमे की लहरों की वजह से तकरीबन अपना तवाजुन खो बैठे, बावजूद उसके कि वो कई 100 गज दूर थे। जैसे ही सफेद शुआ की रोशनी मद्धम हुई, उसने पहले से घने जंगल में एक बहुत बड़ा गड़ा जाहिर किया। फूल, घास, दरख्त, यहां तक कि इस इलाके में मौजूद एलिमेंटल मखलूकात का भी कोई नामो निशान ना रहा, वो मुकम्मल तौर पर मिट चुके थे। एक मुख्तसर लम्हे के बाद एक देव हैकल शक्ल आसमान से गिरी और गड़े के बीच में जा टकराई, जिसके असर से मिट्टी और मलबा फिजा में उड़ने लगा। वो देव हैकल शक्ल कोई और नहीं बल्कि जकड़ा हुआ स्टार लाइट बिहीमोते था।
चैप्टर 2457 बीहीमोते की शिकस्त। ये कैसे मुमकिन है? फ्लाइंग शिप ने सिर्फ एक हमले से बास को जख्मी कर दिया। वो चीज कितनी ताकतवर है? क्या फ्लाइंग शिप्स वाकई इतनी मजबूत होती है? सिल्वर लाइन लीजन और भागने वाली स्टॉर्म हॉट टीम दोनों खामोश हो गए जब उन्होंने गिरे हुए स्टार लाइट बीहीमोते को घूरा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने सदमे का इजहार कैसे करें। आम मीथक मोनस्टर्स का मीथक रैंक वाले रीलिम लॉर्ड से कोई मुकाबला नहीं था, यहां तक कि स्टार लाइट बीहीमोते के अपना डोमेन खोने के बाद भी उसका दिफा खास तौर पर ज्यादा होना चाहिए था। तो दो खिलाड़ी एक आम मीथक को तकरीबन 5,000 नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन जब वो स्टार लाइट बीहीमोते जैसे रीलिम लॉर्ड पर हमला करते तो वो सिर्फ 3,000 के करीब नुकसान पहुंचा पाते। स्टार लाइट बीहीमोते जैसे मॉन्स्टर की नुकसान बर्दाश्त करने की हद से तजावुज करके उसे जख्मी करना मौजूदा खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल नामुमकिन होना चाहिए था। फिर भी क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप ने यह कारनामा अंजाम दे दिया था। जब सैफ अली ने जमीन पर गार्डियन बास को देखा, ताहम वो हैरान नहीं हुआ। इसके बरक्स इसे इसी नतीजे की तवक्को थी। मैजिक इलोवान कैनन ने पैक्ट 4 डिवाइन डिम्स दिया था। कैनन की ताकत तकरीबन 5 के मेयार के बराबर थी। अगरचे स्टार लाइट बीहीमोते एक रीलिम लॉर्ड था, लेकिन वो हायर लाइफ फॉर्म नहीं था। इसकी लाइफ रेटिंग तकरीबन आम मीथक मोनस्टर्स जैसी ही थी, वो महज ज्यादा सख्त जान था। इस सुन सीट किंग के मुकाबले में, जिसका सामना सैफ अली ने सी गार्ड्स रीलिम में किया था, स्टार लाइट बीहीमोते एक बच्चा था। अगर मैजिक इलोवान कैनन सुन सीट किंग को भी नुमाया नुकसान पहुंचा सकता था, तो स्टार लाइट बीहीमोते का उसके खिलाफ किया मौका था। अच्छा, इस पर दूर मार हमलों की बमबारी करो, सैफ अली चलाया, शदीद जख्मी रीलिम लॉर्ड की तरफ इशारा करते हुए। गार्ड्स डोमेन के मोनस्टर्स न सिर्फ शदीद जख्मी होने पर अपनी जंगी ताकत का एक बड़ा हिस्सा खो देते थे, बल्कि उनका दिफा भी कम हो जाता था। लेवल 100 से ज्यादा के मीथक मॉन्स्टर की रिकवरी की रफ्तार नाकाबिल यकीन होती थी, और अगर उन्होंने इस मौका से फायदा न उठाया तो उन्हें मैजिक इलवान कैनन को दोबारा फायर करने के लिए मजीद 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। देओर इससे पहले कि सैफ अली और उसके साथी गार्डियन बास पर हमला कर पाते, उसने एक कान फाड़ देने वाली धाड़ मारी जो इतनी ताकतवर थी कि मॉन्स्टर के गिर्द तूफान बर्पा कर दिया। स्टार लाइट बीहीमोते ने फिर अपना बड़ा मुंह खोला और उसके अंदर माना की एक खौफनाक मिकदार जमा होने लगी। ट्रचार स्पेल स्टार लाइट रोवर। स्टार लाइट बीहीमोते के मुंह से सितारों की रोशनी की एक चमकदार शॉ निकली, और जैसे ही वो निकली, इसने अपने गिर्द खला को चिकनाचूर कर दिया। हमला इतना तेज था कि क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप को बचने का वक्त नहीं मिला। सबके चेहरों से खून खुश्क हो गया। इस शॉ के हमले में फ्लाइंग शिप के माना प्लस की नस से भी ज्यादा ताकत थी। ये जिस 3 खिलाड़ी से टकराती उसे नीस्तो नाबूद कर देती। मैजिक शील्ड फाल करो। कोई खतरा मोल न लेते हुए सैफ अली ने फौरी तौर पर क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप की मैजिक शील्ड फाल कर दी। बूम! जब शॉ मैजिक शील्ड से टकराई तो उसने जहाज के गिर्द खला को आग के समंदर में बदल दिया, जबकि पूरे इलाके में एक और गरजदार आवाज गूंजी। जबकि हर कोई ये तवक्को कर रहा था कि फ्लाइंग शिप को शदीद नुकसान पहुंचा होगा, आग बुझ गई और फ्लाइंग शिप सलामत रही। ताहम इसके गिर्द मौजूद रुकावट में शिगाफ पड़ गए थे। जैसा कि एक रीलिम लॉर्ड से तवक्को थी, उसने एक ही हमले में शील्ड के एनर्जी रिजर्व से 20 मिलियन से ज्यादा पॉइंट्स खा लिए। सैफ अली ये देखकर दंग रह गया कि मैजिक शील्ड की तकरीबन आधी तवानाई खत्म हो चुकी थी। क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप का अपर रैंक 3 डिफेंस था, जो ज्यादातर मीथक मोनस्टर्स से भी ज्यादा था, फिर भी उसे 20 मिलियन से ज्यादा नुकसान पहुंचा था। स्टार लाइट रोवर में वाज़े तौर पर 4 अपर रैंक के करीब पहुंचने की ताकत थी। हमला एक छोटे एनपीसी शहर के दिफाई जादुई दायरे को भी चिकनाचूर कर देता। अपने हमले के बाद स्टार लाइट बीहीमोते ने अपने पर फड़फड़ाए और क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप की तरफ उड़ने लगा। इसका इरादा था कि इससे पहले कि जहाज कुछ और करे, इसे नीचे गिरा दिया जाए। फ्लाइंग शिप आखिरकार एक तवील फासले का जंगी हथियार था और इस तरह करीबी लड़ाई के हमलों के खिलाफ कमजोर था। सैफ अली का ताहम रीलिम लॉर्ड को अपने फ्लाइंग शिप के करीब आने देने का कोई इरादा नहीं था। इससे पहले कि स्टार लाइट बीहीमोते ऊपर चढ़ता, उसने जहाज को सिल्वर लाइन लीजन के अकबी हिस्से की तरफ मोड़ दिया। चूंकि स्टार लाइट बीहीमोते बहुत जख्मी था, इसलिए क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप आसानी से इससे आगे निकल गई। स्टार लाइट बीहीमोते की रफ्तार कम हो गई है,
मिकाफ्री की आंखें चमक उठीं जब इसने फ्लाइंग शिप को सिल्वर लाइन लीजन के गिर्द गार्डियन बास को चक्कर लगवाते देखा। मिकाफ्री को क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप के स्टार लाइट बिहीमोते को जख्मी करने पर काफी हैरत हुई थी, लेकिन एक गार्डियन बास को जख्मी करना और इसे मारना दो अलग बातें थीं। स्टार लाइट बिहीमोते शायद खस्ता हाल नजर आ रहा हो, लेकिन इसने अपनी एचपी का कोई खास हिस्सा नहीं खोया था। मैजिक इलवान कैनन ने सिर्फ 50 मिलियन से थोड़ा ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, जो स्टार लाइट बिहीमोते के लिए कुछ भी नहीं था। रीलिम लॉर्ड क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप को टुकड़े टुकड़े कर देता इससे पहले कि वो इसे मार पाते। इसकी रिकवरी की शरह नाकाबिल यकीन थी। आखिरकार दूसरी तरफ फ्लाइंग शिप एक जंगी हथियार था और इस तरह इसमें खुदकार रिकवरी की सलाहियत नहीं थी। इस लड़ाई में वो पायदारी का जो भी पॉइंट खोता वो मुरम्मत होने तक मुस्तकिल होता। अगर जहाज स्टार लाइट बिहीमोते को चक्कर लगवा सकता, ताहम तो ये एक अलग कहानी होगी। जब तक सैफ अली का ग्रुप गार्डियन बास की तवज्जो हटाए रखता, लीजन अपने कुछ 3 माहिरीन को स्टार लाइट बिहीमोते पर हमला करने में मदद के लिए भेज सकती थी। जब वो एलिमेंटल मखलूक की फौज के काफी हिस्से को खत्म कर लेते और आहिस्ता आहिस्ता रीलिम लॉर्ड को मार देते। लेकिन इससे पहले कि मिकाफ्री अपनी सोच मुकम्मल कर पाता, क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप रुक गई। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वो अब भी स्टार लाइट बिहीमोते का आमने सामने मुकाबला करने का इरादा रखता है? सिल्वर लाइन लीजन के अरकान उलझन में पड़ गए जब उन्होंने जहाज को रुकते देखा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि सैफ अली क्या करने की कोशिश कर रहा है। चूंकि क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप इस वक्त स्टार लाइट बिहीमोते से ज्यादा तेज थी, इसलिए इसके पास गार्डियन बास के दरमियान फासला बढ़ाने का मौका था जब तक कि मैजिक इलवान कैनन का कोल डाउन खत्म न हो जाए। ताहम सैफ अली ने इसके बजाय मीथक मूनस्टर को करीब आने देने का इंतखाब किया। सौरज़मीन वाज़े तौर पर पागल हो गया था। स्टार लाइट बिहीमोते की रिकवरी की शरह जितनी तेज थी, इसके जख्म चंद मिनटों में मुकम्मल तौर पर भर जाते। जबकि स्टार लाइट बिहीमोते करीब आ रहा था और सिल्वर लाइन लीजन ज्यादा घबरा रही थी, सैफ अली ने बाइबल ऑफ डार्कनेस निकाली और डेमन सिमनन को फाल किया। फ्लाइंग शिप के सामने अचानक दरवाजों का एक देव हैकल जोड़ा नमूदार हुआ और जैसे ही वो खिले, घनी तारीक तवानाई अंदर दाखिल हुई जिसने 100 गज के रदिस को अंधेरे के बुलबुले में बदल दिया। एक बार जब दरवाजे मुकम्मल तौर पर खिल गए तो उनमें से एक 8 मीटर लंबा वन हार्नेट डेमन उड़कर बाहर निकला। उसने सिया रंग की ज़रा पहन रखी थी और इसे चमड़े के सियापरों के 2 जोड़ों का सहारा हासिल था। जिस लम्हे ये वन हार्नेट डेमन नमूदार हुआ, सिल्वर लाइन लीजन का हर रुकन कांप उठा। एक लेवल 125 का ट्रिचार ग्रेट डेमन। एक ग्रेट डेमन यहां क्यों आया है? हम बर्बाद हो गए। यहां असल में 2 ट्रिचार मोनस्टर्स हैं। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ट्रिचार ग्रेट डेमन देखा था, लेकिन उनके सामने वाला लेवल 125 का ग्रेट डेमन था। गार्ड्स डोमेन में हर 5 लेवल एक अहम मोड़ होता था और लेवल 100 के बाद ये फर्क खास तौर पर नुमाया था। ज्यादा से ज्यादा सिल्वर लाइन लीजन लेवल 110 के मोनस्टर्स से निमट सकती थी। अगर उन्होंने लेवल 125 के ग्रेट डेमन को गिराने की कोशिश की तो वो अपनी कब्रें खुद खोदेंगे। लेवल 125 का ग्रेट डेमन लेवल 113 के स्टार लाइट बिहीमोते से भी ज्यादा खौफनाक था। जब वो सब अपनी तदफीन की मंसूबाबंदी करने लगे, सैफ अली ने स्टार लाइट बिहीमोते की तरफ इशारा करते हुए ग्रेट डेमन पर चीख कर कहा, जाओ, इसे मार दो। जी मेरे आका, वन हार्नेट डेमन इंसानी जबान में बोला और सैफ अली के सामने हल्का सा झुका। अचानक वन हार्नेट डेमन गायब हो गया और जब तक सब ने इसे दोबारा देखा, वो रीलिम लॉर्ड के 200 गज के अंदर मंडला रहा था। 4 स्पेल एडवांस्ड इंस्टेंटेनियस मोमेंट। एक बार जब ग्रेट डेमन हद के अंदर आ गया तो उसने अपना साए जैसा सिया फौलादी त्रिशूल लहराया। फिर स्टार लाइट बिहीमोते के सर के ऊपर एक सेहरा जादुई दायरा नमूदार हुआ। फिर 4 स्पेल डार्क लाइटनिंग। बूम बूम बूम। ऊपर से बिजली की सिया लहरें गिरीं जो शदीद जख्मी रीलिम लॉर्ड से टकराईं और हर एक ने मीथक मूनस्टर के मुंह से एक तकलीफ दे चीख निकलवाई। बिजली के हर झटके ने 10 मिलियन से ज्यादा नुकसान पहुंचाया और लगातार 9 हमलों के बाद स्टार लाइट बिहीमोते अपनी तकरीबन 100 मिलियन एचपी खो चुका था। हर कोई हक्का बका रह गया। इसके पास आखिर कितने कार्ड्स हैं? क्रिम्सन विच की आंखों में सदमा और उलझन चमकी जब इसने सैफ अली को वन हार्नेट डेमन को कंट्रोल करते देखा। पहले इसने क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप दिखाई थी, फिर
इसने लेवल 125 के ग्रेट डेमन को बुलाने की अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया। सैफ अली अमली तौर पर एक अकेली फौज था। स्टॉर्म हॉट एडवेंचर टीम के अरकान, जो दूर से देख रहे थे, इस मंजर को देखकर दंग रह गए। ये पहला मौका था जब उन्होंने किसी को लेवल 100 से ज्यादा के रीलिम लॉर्ड को मार मार कर मुती करते देखा था। लेवल 125 का ग्रेट डेमन स्टार लाइट बिहीमोते का मुकाबला करता रहा, जबकि क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप ने रीलिम लॉर्ड पर हमलों की बमबारी की, जिससे इसकी एचपी तेजी से खत्म होने लगी। अगरचे स्टार लाइट बिहीमोते ने जवाबी कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ स्किल्स इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इसने वन हार्नेड डेमन को सिर्फ थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया। स्टार लाइट बिहीमोते की एचपी जितनी तेजी से खत्म हो रही थी, इसके मुकाबले में ग्रेट डेमन की एचपी का नुकसान कुछ भी नहीं था। 10 मिनट से भी कम वक्त में, इससे पहले कि सिल्वर लाइन लीजन एक भी ग्रैंड लॉर्ड को मार पाती, स्टार लाइट बिहीमोते, जो स्टार लाइट फोर्ट्रेस के गार्डियन बासिस में से एक था, गिर गया। चैप्टर 2458 गैर मुतवक्के लूटमार। जब देव हैकल स्टार लाइट बिहीमोते जमीन से टकराया, तो सिल्वर लाइन लीजन के अरकान ने देखा कि उनके तजुर्बे की पट्टियां तेजी से भर रही हैं। इनमें से हर एक ने इससे भी ज्यादा एक्सपी हासिल की थी जितनी वो आमतौर पर 100 अफराद की टीम के तौर पर लेवल 100 से ज्यादा के मिथक मोनस्टर्स को मारकर हासिल करते थे। कुछ खिलाड़ियों का तो लेवल भी बढ़ गया और वो लेवल 106 तक पहुंच गए। ये मर गया। एक लम्हे के लिए सिल्वर लाइन लीजन के अरकान, जो एलिमेंटल मखलूक की फौज के साथ अपनी लड़ाई के बीच में थे, स्टार लाइट बिहीमोते के जमीन पर गिरने के बाद दंग रह गए। इनमें से किसी ने भी तवक्को नहीं की थी कि लेवल 113 का डोमेन क्लास मिथक रैंक वाला रीलिम लॉर्ड इतनी आसानी से गिर जाएगा। एक लम्हे के लिए वो ये भी सोचने लगे कि क्या स्टार लाइट बिहीमोते असल में लेवल 110 का ग्रैंड लॉर्ड था। ताहम सिल्वर लाइन लीजन के अरकान तमाम माहिरीन थे और वो जानते थे कि स्टार लाइट बिहीमोते के साथ लड़ाई इतनी आसानी से खत्म होने की वजह इसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि सैफ अली का ग्रुप ही इतना गैर मामूली तौर पर मजबूत था। दरी असना स्टार लाइट बिहीमोते रोशनी के उनगिनत जर्रात में बिखरने लगा और एक लम्हे बाद रीलिम लॉर्ड की मिटती हुई लाश से सुनहरी रोशनी की लहरें निकले जो उसके गिर्द बखर गईं। जमीन पर गिरने के बाद रोशनी की वो लहरें चमकदार अशिया में बदल गईं जिनसे घना माना खारिज हो रहा था। कुछ ने तो अपने अर्ध गिर्द के माना को भी अपनी तरफ खींच लिया। पलक झपकते ही स्टार लाइट बिहीमोते के गिरने की जगह एक हाई माना डेंसिटी वाले इलाके में बदल गई। बकवास, क्या बास की लूटमार कुछ ज्यादा ही नहीं है। एक मिथक रैंक वाला रीलिम लॉर्ड वाकई हैरत अंगेज है। माजी में हमने लेवल 100 से ज्यादा के जिन मैथकिस को मारा है, उनकी लूटमार उसके करीब भी नहीं आती। इसकी लूटमार ने तो आसपास के इलाके में माना की कसाफत भी बढ़ा दी है। सिल्वर लाइन लीजन के अरकान की आंखें हैरत से बाहर निकल आईं जब उन्होंने गार्डियन बास की लूटमार को देखा। उन्होंने पहले भी लेवल 100 से ज्यादा के मिथक बासिस की लूटमार देखी थी। उन्होंने वर्ड बासिस की लूटमार भी देखी थी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। अगरचे वो अभी अशिया की जांच नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पास उन अशिया से खारिज होने वाले माना की बुनियाद पर लूटमार की कीमत का एक खाम अंदाजा था। वो अशिया जो माना को अपनी तरफ खींच रही थीं, वो कम अज कम एपिक रैंक की होनी चाहिए। इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि वो अशिया डार्क गोल्ड रैंक की हों। लेवल 100 से ज्यादा की एपिक अशिया। सिल्वर लाइन लीजन ने सिर्फ एक लेवल 100 से ज्यादा की एपिक शय हासिल करने के लिए मुताद्दिद लेवल 100 से ज्यादा के मिथक मोनस्टर्स को मारा था। ताहम न सिर्फ स्टार लाइट बिहीमोते ने ऐसी अशिया गिराई थीं, बल्कि इसने 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी अशिया भी गिराई थीं जिनसे घना माना खारिज हो रहा था। उनके तजुर्बात की बुनियाद पर वो 2 दर्जन अशिया गालिबन डार्क गोल्ड रैंक की थीं। लेवल 110 के डार्क गोल्ड सामान से लैस होना इन खिलाड़ियों के लिए लेवल 100 से ज्यादा के एपिक सामान से लैस होने के मुतरादिफ था, जो अभी तक लेवल 110 तक नहीं पहुंचे थे। अगरचे लेवल रिडक्शन जेम स्टोन्स जो वो लेवल 100 से ज्यादा के हथियारों और सामान के साथ इस्तेमाल कर सकते थे नायाब और महंगे थे, लेकिन लेवल 110 के डार्क गोल्ड हथियारों और सामान से लैस होने के मुकाबले में वो कीमत न होने के बराबर थी। अगर एक टीम खिलाड़ी लेवल 105 पर रहते हुए खुद को लेवल 110 के डार्क गोल्ड सामान से मुकम्मल तौर पर लैस कर सकता, तो वो लेवल 110 के मिथक मोनस्टर्स का मुकाबला करने के काबिल भी हो जाता। लेवल 110 के ग्रैंड लॉर्ड्स का तो जिक्र ही छोड़। मिकाफ्री और डिवाइन ट्राइब के दीगर आला हुक्काम इस हसद को ना रोक सके जो वो महसूस कर रहे थे। डिवाइन ट्राइब ने अभी तक लेवल 110 के डार्क गोल्ड सामान का एक टुकड़ा भी हासिल नहीं किया था।
इसके पास लेवल 105 का डार्क गोल्ड सामान भी ज्यादा नहीं था, और जहां तक लेवल 100 से ज्यादा के एपिक हथियारों और सामान का ताल्लुक था, गिल्ड के पास तकरीबन कुछ भी नहीं था। बदकिस्मती से डिवाइन ट्राइब और जीरो विंग ने इत्तेफाक किया था कि मोन्स्टर की लूट मार उसी टीम को मिलेगी जो उसे मारने की जिम्मेदार होगी। अगर दोनों फरीकों ने मोन्स्टर की मौत में हिस्सा डाला तो वो लड़ाई में अपने ताउन की बुनियाद पर गिरे हुए सामान को तकसीम करेंगे। एक लम्हे के लिए मिकाफ्री को ट्रिचार हीरो सिमनंग स्क्रॉल बचाने के अपने फैसले पर अफसोस हुआ। उसने कभी तवक्को नहीं की थी कि स्टार लाइट बिहीमोते इतनी ज्यादा कीमती अशिया गिराएगा। अगर उसने स्क्रॉल इस्तेमाल किया होता तो स्टार लाइट बिहीमोते को मारना कोई मसला ना होता। वो पहले ही शदीद जख्मी था, और अगर गिल्ड स्टार लाइट बिहीमोते की लूट मार का एक हिस्सा हासिल कर सकता तो ये ट्रिचार हीरो सिमनंग स्क्रॉल इस्तेमाल करने की कीमत के बराबर होता। ट्रिचार हीरो कले के बाकी मिथक बासिस को मारने में भी मदद कर सकता था, और सिल्वर लाइन लीजन इतनी ज्यादा फसल के साथ वापस आती जो ट्रिचार हीरो सिमनंग स्क्रॉल की कीमत से कहीं ज्यादा होती। ताहम जीरो विंग अब रीलिम लॉर्ड की लूट मार पर इजारादारी कायम कर लेगी, जबकि डिवाइन ट्राइब सिर्फ हसद से देख सकता था। सब लोग ज्यादा मेहनत करें। अब देख सकते हैं कि इस बास ने कितनी लूट मार गिराई है। स्टार लाइट फोर्ट्रेस में अभी कई और गार्डियन बासेस मौजूद हैं। अगर हम उन्हें मार सकते हैं तो मैं उन तमाम हथियारों और सामान के लिए एक अंदरूनी नीलामी करूंगा जो हम हासिल करेंगे। हर एक के पास टॉप टियर हथियार और सामान हासिल करने का मौका होगा। मिकाफ्री टीम चीट में चलाया। आप इस मौका से फायदा उठा सकते हैं या नहीं, इसका इन्हिसार अब आपकी कारकर्दगी पर है। मिकाफ्री के ऐलान ने सिल्वर लाइन लीजन के अरकान के लड़ने के जज्बे को जला बख्शी। डिवाइन ट्राइब की माहिर टीमों के दरमियान अंदरूनी नीलामी शाज़ व नादिर ही होती थी, खास तौर पर गिल्ड की ट्रम्प कार्ड लीजेंस और टीमों के दरमियान। गिल्ड आमतौर पर मोन्स्टर की लूट मार सिर्फ मखसूस खिलाड़ियों में तकसीम करता था, और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा कोर मेंबर्स के लिए जीसीपीज के बदले गिल्ड गोदाम में दस्तयाब होता था। इस मिशन पर हासिल होने वाली लूट मार के लिए अंदरूनी नीलामी मुनक़िद करने का मिकाफ्री का फैसला उन सब के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। गिल्ड की मुदाखलत के बगैर उन्हें बेहतरीन दस्तयाब हथियारों और सामान के लिए मुकाबला करने का मौका गिनवाने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। मजीद बरा, इस ऑपरेशन में सिर्फ थोड़ी तादाद में खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे, जिससे टॉप टियर हथियार और सामान हासिल करने के उनके इम्कानात बढ़ गए थे। चाहे टीम में मौजूद गिल्ड के आला हुक्काम ही क्यों न हिस्सा ले, उनके पास बाकी लीजन के मुकाबले में सिर्फ थोड़े से ज्यादा जीसीपीज थे। इतनी ज्यादा अशिया दस्तयाब होने की सूरत में ये आला हुक्काम लूट मार का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही जीत पाएंगे। अपने लड़ने के जज्बे के बेमिसाल बुलंदियों पर पहुंचने के साथ सिल्वर लाइन लीजन ने पीछे हटना छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने सामने आने वाली मोन्स्टर फौज से बेदर्दी से लड़ रहे थे। मिकाफ्री ने मोनस्टर्स के गौल को साफ करने में मदद के लिए ट्रिचार हीरो सिमनंग स्क्रॉल भी इस्तेमाल किया। ये देखकर सैफ अली थोड़ा हैरान हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्टार लाइट बिहीमोते की लूट मार लीजन को इस हद तक मुतहर्रिक कर देगी। ताहम उसने मामले पर ज्यादा गौर नहीं किया। सिल्वर लाइन लीजन जितनी ज्यादा मेहनत करेगी, इतनी ही जल्दी वो किले के मोनस्टर्स को साफ कर सकेंगे। अगर जीरो विंग के 10 अरकान को अकेले ये काम करना पड़ता तो पूरे किले को साफ करने में सदियां लग जाती। आबिदा, मैं आपको कमान दे रहा हूं जबकि मैं लूट मार समेटता हूं, सैफ अली ने क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप से छलांग लगाने से पहले कहा। अगरचे इसे शक था कि सिल्वर लाइन लीजन के अरकान इसकी लूट मार चुराने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टार लाइट बिहीमोते ने गैर मामूली अशिया गिराई थी। जितनी जल्दी वो उन अशिया को महफूज कर ले, इतना ही बेहतर था। न सिर्फ स्टार लाइट बिहीमोते एक डोमेन क्लास मीथक रैंक वाला रीलिम लॉर्ड था, बल्कि ऐसे मीथक बासिस गार्ड्स डोमेन में काफी नायाब भी थे। सैफ अली के जहाज से उतरने के बाद आबिदा गाल और उसके साथियों ने स्टार लाइट फोर्ट्रेस की मगरबी दीवार पर बमबारी जारी रखी। सैफ अली के चेहरे पर हैरत के तासुरात थे जब तक उसने स्टार लाइट बिहीमोते की लूट मार जमा करना खत्म की और पहली शय की जांच की। स्टार लाइट फोर्ट्रेस लॉर्ड्स टोकन उलझन में सैफ अली ने अपनी हथेली में मौजूद डार्क गोल्ड टोकन को घूरा। इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनी। स्टार वैली रीजन सिस्टम अनाउंसमेंट, एक खिलाड़ी ने कामयाबी के साथ स्टार लाइट फोर्ट्रेस पर कब्जा कर लिया है। जिस गिल्ड से ये खिलाड़ी ताल्लुक रखता है, इसे 20,000 गिल्ड रिपोर्टेशन पॉइंट्स मिलेंगे। ये खिलाड़ी स्टार लाइट फोर्ट्रेस का लॉर्ड बन गया है। स्टार लाइट फोर्ट्रेस 3 दिन में खुद ब खुद अवाम के लिए खिल जाएगा।
खिलाड़ी उस वक्त कले में दाखिल हो सकते हैं और आज़ादाना तौर पर आराम कर सकते हैं। चैप्टर 2459 मगरिबी बर्रे आज़म में हलचल। सिस्टम का ऐलान स्टार वैली में 3 बार दोहराया गया और जंग में मसरूफ हर शख्स मैन गार्ड सिस्टम की सर्द मशीनी आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। क्या हो रहा है? किसी ने स्टार लाइट फोर्ट्रेस पर कब्जा कर लिया। सिल्वर लाइन लीजन के अरकान अचानक होने वाली पेशरफ्त के साथ हम आहंग न हो सके। वो अभी तक दीवारों आ गेट से अंदर भी नहीं गए थे, इसलिए किसी को भी किले पर कब्जा करने के काबिल नहीं होना चाहिए था। ये कैसे हो सकता था? सिर्फ लीजन के मुख्तलिफ माहिरीन ही उलझन में नहीं थे, यहां तक कि मीकाफरी, लीजन के वाइस कमांडर, भी दंग रह गए। स्टार लाइट फोर्ट्रेस को क्या हुआ? मीकाफरी ने कई हजार गज दूर किले को हैरत से घूरा। क्या कोई चुपके से अंदर दाखिल हुआ और आखिरी गार्डियन बास को मार दिया? जैसे ही मीकाफरी ने यह सोचा, उसने इस इम्कान को मुस्तरद करने की कोशिश की। गार्ड्स डोमेन में खिलाड़ी उस वक्त तक सेलशदा किले में दाखिल नहीं हो सकते थे जब तक कि वो सामने वाले गेट को तबाह न कर दें या दीवारों में सुराख न कर दें। चूंकि स्टार लाइट फोर्ट्रेस की दीवारें और गेट सलामत थे, कोई खिलाड़ी किले में कैसे दाखिल हो सकता था? चाहे खिलाड़ी ये कारनामा अंजाम दे भी सकते, किला अब भी लाखों एलिमेंटल मखलूकात का घर था। ये तमाम मोनस्टर्स लेवल 110 से ज्यादा के थे और उनमें सबसे कमजोर लॉर्ड रैंक का था। ऐसी सूरत हाल में 3 खिलाड़ियों की 1000 अफराद की टीम भी आखिरी गार्डियन बास का मुकाबला नहीं कर पाती, 3 खिलाड़ियों की 100 अफराद की टीम तो दूर की बात। चाहे खिलाड़ी मुजिजाना तौर पर आखिरी गार्डियन बास तक पहुंचने और इसे चैलेंज करने में कामयाब हो भी जाते, मीथक रैंक वाले बास से लड़ने से एक बड़ा हंगामा बर्पा होना चाहिए था। लेकिन अगरचे वो किले के बाहर लड़ाई में मसरूफ थे, उन्होंने अंदर से कोई शोर नहीं सुना था। इस मुहासरे के बारे में वाहिद अजीब बात यह थी कि 50,000 से ज्यादा मोनस्टर्स हमला करने के लिए बाहर निकल आए थे, बजाय इसके कि उनकी तवक्को के मुताबिक 10,000 मोनस्टर्स निकलते। मजीद बरा, इस मोनस्टर फौज में 100 से ज्यादा ग्रैंड लॉर्ड्स और एक मीथक बास था, एक ऐसी मखलूक जिसे आमतौर पर किले के अंदर रहना चाहिए था। क्या ये हो सकता है? मीकाफरी ने अचानक एक इम्कान के बारे में सोचा और वो सैफ अली की तरफ मुड़ा, जो अकबी लाइन के करीब स्टार लाइट बिहीमोते की लूट मार समेटने में मसरूफ था। गार्ड्स डोमेन के किलों के मुहासरे के इसके तमाम तजुर्बात में आखिरी गार्डियन बास कभी किले से बाहर नहीं निकला था, फिर भी स्टार लाइट बिहीमोते गैर मामूली तौर पर ताकतवर था। मीथक रैंक वाले रीलिम लॉर्ड के तौर पर स्टार लाइट बिहीमोते को वर्ल्ड बास के बराबर समझा जा सकता था, अगरचे कमजोर तरीन में से एक। यकीनन लेवल 113 का वर्ल्ड बास मौजूदा खिलाड़ियों के लिए एक मुकम्मल डरावना ख्वाब था। इस बात का जिक्र न करें कि स्टार लाइट बिहीमोते को 50,000 मोनस्टर्स की फौज का ताउन हासिल था। इसे शिकस्त देना एक आम रीलिम लॉर्ड को शिकस्त देने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। अगर सैफ अली ने पहले गार्डियन बास के डोमेन को दबाने के लिए मनी ईचर वर्ड का इस्तेमाल न किया होता, तो मीकाफरी अपनी आधी लीजिन खोने के लिए तैयार होता। दरी असना, सैफ अली गले के बीच में खड़ा था, हाथ में डार्क गोल्ड टोकन थामे हुए। टोकन से घना माना खारिज हो रहा था और यह स्टार लाइट फोर्ट्रेस पर कब्जा करने में उनकी कामयाबी के सबूत के तौर पर काम कर रहा था। स्टार लाइट फोर्ट्रेस लॉर्ड्स टोकन। सिर्फ मीकाफरी ही नहीं था जिसने ये नोटिस किया। क्रिम्सन विच और दीगर भी सैफ अली की तरफ देखने के लिए मुड़ चुके थे। उन्होंने किले पर कब्जा कर लिया, बस इतनी आसानी से। क्रिम्सन विच ने सैफ अली के हाथ में मौजूद टोकन को फटी हुई आंखों से घूरा। अगरचे वो जानती थी कि सैफ अली के ग्रुप के पास स्टार लाइट फोर्ट्रेस पर कब्जा करने का एक अच्छा मौका है, लेकिन इसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी फोर्ट्रेस लॉर्ड्स टोकन हासिल कर लेगा। ये स्टार वैली के किलों में से एक था जिसकी वो बात कर रहे थे। ये वो चीज थी जिसे हासिल करने का मगरिबी बर्रे आज़म की मुख्तलिफ सुपर पावर्स ख्वाब देखती थीं। और फिर भी सैफ अली ने इतनी आसानी से किले पर कब्जा कर लिया था। अगर वो ये कहानी किसी को सुनाए तो बेवकूफ भी इस पर यकीन नहीं करेंगे। सिल्वर लाइन लीजन का हर रुकन हक्का बका रह गया। इनमें से किसी ने भी तवक्को नहीं की थी कि लेवल 100 से ज्यादा की ममुआ जमीन में एक किला इतनी आसानी से फतह हो जाएगा। अगर बर्रे आज़म की दूसरी सुपर पावर्स को इस बारे में पता चला तो वो गालिबन गुस्से से बेहोश हो जाएंगी। हकीकत में सैफ अली खुद भी दंग रह गया। इसे भी इतनी जल्दी स्टार लाइट फोर्ट्रेस लॉर्ड्स टोकन हासिल करने की तवक्को नहीं थी। वो हीरो की किताब इस्तेमाल करके 4 हीरो बुलाने के लिए भी तैयार था। अगर पहला गार्डियन बास जिसका उन्होंने सामना किया था वो पहले ही मीथक रैंक वाला रीलिम लॉर्ड था,
तो आखिरी गार्डियन बास सुपीरियर मीथक हो सकता था। उनके जैसे खिलाड़ी लेवल 110 से ज्यादा के सुपीरियर मीथक से आसानी से नहीं निमट सकते थे। सिर्फ एक टिर हीरो ही ऐसे मॉन्स्टर को शिकस्त देने का मौका रखता। उसने हमारी बहुत सी मेहनत बचा ली है, लेकिन अब हमारे पास किले को मजबूत करने के लिए बहुत कम वक्त है। सैफ अली फोर्ट्रेस लॉर्ड्स टोकन देखकर खासा खुश नहीं था और उसने इसे देखकर एक तल्ख मुस्कुराहट पेश की। ये हकीकत कि इसने इतनी जल्दी फोर्ट्रेस लॉर्ड्स टोकन हासिल कर लिया था, एक नेमत भी थी और जहमत भी। अब जबकि इसने फोर्ट्रेस लॉर्ड्स टोकन हासिल कर लिया था, इसे स्टार लाइट फोर्ट्रेस के जादुई दायरे पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाएगा। अगरचे इसे दिफाई जादुई दायरे को फ़ाल करने के लिए अभी भी किले के मरकज तक पहुंचना था, लेकिन अब जबकि इसके पास टोकन था, ये अंदर मौजूद मोनस्टर्स को बफ नहीं देगा। इससे किले पर कब्जा करना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इसे सिर्फ स्टार लाइट फोर्ट्रेस के मोनस्टर्स को साफ करने की जरूरत थी, और इसे ऐसा करने के लिए किले की दीवार गेट को तबाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो महज सामने वाले गेट से अंदर जा सकता था। वाहिद मसला ये था कि उसे किला अवाम के लिए खिलने और खिलाड़ियों के गौल आने से पहले 3 दिन के अंदर मोनस्टर्स को साफ करना और किले के दिफा को मजबूत करना था। मुनासिब दिफा के बगैर किले का इंतजाम करना मुश्किल हो जाएगा और मुख्तलिफ सुपर पावर्स इस मौका का फायदा उठाकर उसे इससे छीनने की कोशिश कर सकती है। बदकिस्मती से किले को सेल करना और खिलाड़ियों को दाखिल होने से रोकना मुमकिन नहीं था। स्टार लाइट फोर्ट्रेस स्टार वैली में था, जो एक ममनुआ जमीन थी। गार्ड्स डोमेन की ममनुआ जमीनें किसी ममलुकत सल्तनत के जेर कंट्रोल नहीं थीं, और उनके तकरीबन तमाम किले कदीम जमाने से महफूज थे, जो अजीम तबाही से पहले बनाए गए थे। ममनुआ जमीनों के किले न्यूट्रल नक्शों गिल्ड टाउन्स और शहरों की तरह नहीं थे। फोर्ट्रेस लॉर्ड्स टोकन के साथ भी इंसान को किले तक मुकम्मल रसाई हासिल नहीं होती थी। वो अपनी मर्जी के मुताबिक किलों को खोल असल नहीं कर सकते थे। दर हकीकत इसके लिए मैन गार्ड सिस्टम की सेटिंग्स गैर माकूल नहीं थीं। ममनुआ जमीनों में दूसरे नक्शों के मुकाबले में कहीं ज्यादा वाफिर वसाइल होते थे। अगर कोई ताकत ममनुआ जमीन में एक कदीम किले पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेती, तो दूसरी ताकतों के लिए दिफा को तोड़ना और इसे उनसे छीनना तकरीबन नामुमकिन हो जाता, क्योंकि दिफाई मैकेनिज्म भी कदीम जमाने से महफूज थे। जिस ताकत ने सबसे पहले किले पर कब्जा किया था, उसे ममनुआ जमीन के वसाइल तक मुस्तकिल रसाई हासिल हो जाती, जबकि बाकी सबको सिर्फ दूर से देखना पड़ता। ये यकीनन कोई मुनसिफाना सूरत हाल नहीं थी। स्टार लाइट फोर्ट्रेस को ही ले, ये शायद सिर्फ एक छोटा किला हो, लेकिन एक बार जब इसका दिफाई जादुई दायरा फाल हो जाए, तो सिर्फ टिर-5 की हस्तियां ही उसे तोड़ पाएंगी। एक ऐसे दौर में जहां खुदा गोशा नशीनी इख्तियार कर चुके थे, टिर-5 के ताकतवर लोग गार्ड्स डोमेन की चोटी पर खड़े थे। यहां तक कि शहंशाहों को भी उनका मुनासिब एहतराम करना पड़ता था। ये ताकतवर लोग पूरी ममलुकतों को मिटा सकते थे। यहां तक कि सल्तनतें भी ऐसी हस्ती को उकसाने के बाद बच नहीं पाती थीं। सैफ अली ने सोचा था कि किला फतह करने के बाद उसके दिफा को मजबूत करने के लिए इसके पास पूरे 3 दिन होंगे, लेकिन अब उसे इस वक्त का कुछ हिस्सा अंदर मौजूद लाखों मोनस्टर्स को साफ करने में ज़ाय करना पड़ेगा। जबकि सैफ अली और दीगर ने स्टार लाइट फोर्ट्रेस के मोनस्टर्स के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी, स्टॉर्म हॉट एडवेंचर टीम दौर से खिले मुंह के साथ देखती रही। ये लोग कौन हैं? बेरहम बड़ी तलवार वाले आदमी ने हैरत से सिस्टम के ऐलान को घूरते हुए बुड़बुड़ाया। उन्होंने वाकई स्टार लाइट फोर्ट्रेस पर कब्जा कर लिया है। हम नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन ये यकीनन पूरे बर्रे आज़म में एक हंगामा बर्पा कर देगा, स्टॉर्म हॉट के कमांडर करो ने कहा। वो सैफ अली की तरफ देखे बगैर ना रह सका। मुख्तलिफ ताकतें और माहिर टीमें सब स्टार वैली को फतह करना चाहती थीं, लेकिन खिलाड़ी इस इलाके में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते थे, जिससे ममनुआ जमीन में इनकी तलाश की रफ्तार सुस्त हो जाती थी। अगरचे मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने अक्सर स्टार वैली के किलों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ था। अब जबकि कोई कामयाब हो गया था, करो ये तसव्वुर भी नहीं करना चाहता था कि यह वाकया स्टार वैली को कैसे बदल देगा। जबकि स्टॉर्म हॉट के अरकान आपस में मामले पर बहस कर रहे थे, स्टार लाइट फोर्ट्रेस के कब्जे की खबर पूरे मगरबी बर्रे आज़म में जंगल की आग की तरह फैल गई। चैप्टर 2460 स्टार लाइट फोर्ट्रेस पर यलगार। सिल्वर मून एम्पायर, सिल्वर लाइन सिटी। आपने क्या कहा? जीरो विंग ने पहले ही स्टार लाइट फोर्ट्रेस पर कब्जा कर लिया है। मिकाफ्री की रिपोर्ट सुनकर एडवुल्फ एक लम्हे के लिए दंग रह गया। नामुमकिन। आपका ग्रुप अभी थोड़ी देर पहले ही निकला था।
चाहे अपने आराम भी न किया हो, अब इतनी जल्दी किले में मौजूद लाखों मोनस्टर्स को कैसे मार सकते थे। एडवल्फ को ऐसा लगा जैसे मिकाफ्री उसके साथ मजाक कर रहा हो। जीरो विंग और सिल्वर लाइन लीजन को स्टारलाइट फोर्ट्रेस के लिए सिल्वर लाइन सिटी से निकले हुए एक दिन भी नहीं हुआ था, और स्टारलाइट फोर्ट्रेस लाखों मोनस्टर्स का घर था, जिनमें सबसे कमजोर लॉर्ड रैंक का था। मजीद बरा, किले में बहुत से ग्रेट लॉर्ड्स और ग्रैंड लॉर्ड्स थे और मुतअद्दिद मीथक रैंक वाले गार्डियन बासेस। चाहे स्टारलाइट फोर्ट्रेस ने सिल्वर लाइन लीजन के लिए अपना गेट खोल भी दिया होता, तब भी लीजन के 8000 खिलाड़ियों को तमाम मोनस्टर्स को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार होता। अगर लीजन 2 या 3 दिनों में काम खत्म कर लेती तो ये एक मौजिज़ा होता। ताहम लीजन के स्टार वैली रवाना होने के बाद से अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था, और सफर के वक्त को शामिल करके उन्होंने इलाके में इससे भी कम वक्त गुजारा था। क्या मिकाफ्री ने फर्ज कर लिया था कि वो बुढ़ापे की वजह से सिट्टे गया है? ये सच है, ग्रेट एल्डर, मिकाफ्री ने इसरार किया, एडवुल्फ का शक देखकर तलखी से मुस्कुराते हुए। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद देख ले। हम पहले ही स्टारलाइट फोर्ट्रेस में दाखिल हो चुके हैं और मोनस्टर्स को साफ कर रहे हैं। किले का जादुई दायरा अब अपने साबिका रिहायशियों के बजाय हमें बफ दे रहा है। जैसे ही मिकाफ्री बोला, उसने वीडियो चीट को तब्दील करके सूरत हाल का अपना मंजर दिखाया। एडवुल्फ के डिस्प्ले ने फिर स्टारलाइट फोर्ट्रेस के अंदर एलिमेंटल मखलूकात के साथ सिल्वर लाइन लीजन की लड़ाई जाहिर की। अगरचे एलिमेंटल मखलूकात में सबसे कमजोर लेवल 110 के लॉर्ड्स थे, और उनमें से बहुत से लेवल 110 से ज्यादा के ग्रेट लॉर्ड्स और ग्रैंड लॉर्ड्स थे, लेकिन किले के जादुई दायरे ने इनमें से हर एक मोनस्टर को दबा दिया था, जिससे उनके बुनियादी औसाफ और नकलो हरकत में नुमायां कमी आ गई थी। इसके अलावा लीजन के अरकान एक हल्की जामनी चमक से घिरे हुए थे, जिससे उनके औसाफ और जिस्मानी साख्त में नुमायां इजाफा हो रहा था। अगरचे सिल्वर लाइन लीजन की तादाद बहुत कम थी, लेकिन एलिमेंटल मखलूकात उनका मुकाबला नहीं कर पा रही थीं, और लड़ाई जारी रहने के साथ ही मोनस्टर्स गिरते रहे। ये देखकर ये वाज़ेह हो गया कि स्टारलाइट फोर्ट्रेस अब खिलाड़ियों के कंट्रोल में है, वरना किले का जादुई दायरा इस तरह का बर्ताव न करता। ये कैसे मुमकिन है? एडवुल्फ ने फटी हुई आंखों से देखा। वो स्टार वैली के किलों में से एक की बात कर रहे थे। चाहे कई सुपर पावर्स मिलकर काम करें, तब भी वो इस लेवल 100 से ज्यादा की ममुआ जमीन में किसी किले पर कब्जा नहीं कर सकती थीं, अकेले डिवाइन ट्राइब तो दूर की बात। ग्रेट एल्डर, मुझे शक है कि दूसरी सुपर पावर्स को इस बारे में सुनने में ज्यादा देर लगेगी। मैन गार्ड सिस्टम ने एक इलाकाई ऐलान में स्टारलाइट फोर्ट्रेस के कब्जे का ऐलान कर दिया था। अगर हम चाहें भी तो उसे राज नहीं रख सकते, मिकाफ्री ने खबरदार किया। वो इस वक्त एडवुल्फ की कैफियत को समझ सकता था। जब सैफ अली ने पहली बार ऐलान किया था कि वो स्टारलाइट फोर्ट्रेस पर कब्जा करना चाहता है, तो मिकाफ्री ने फर्ज किया था कि सौर जमीन पागल और जाहिल दोनों है। मगरिब की मुख्तलिफ सुपर पावर्स को एक कस्बा हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा वसाइल और अफरादी कुव्वत खर्च करनी पड़ती थी, फिर भी सैफ अली लेवल 100 से ज्यादा की ममनुआ जमीन में एक किले पर कब्जा करना चाहता था। वाज़ेह तौर पर वो मगरबी बर्रे आज़म की सुपर पावर्स को संजीदगी से नहीं ले रहा था। स्टार वैली में लीवलिंग के ऐसे वसाइल थे जो इस इलाके के लिए मुनफरिद थे। ये मगरिब के सिर्फ 2 मालूम गॉड मोड रीजनल डंजन्स का घर भी था। ये कहना मुबालगा आराई नहीं थी कि स्टार वैली के किलों में से एक का मालिक होना कई ग्रेड 1 कानों का मालिक होने के बराबर था। अगर मुख्तलिफ सुपर पावर्स उन किलों पर कब्जा करने के काबिल होती, तो वो पहले ही ऐसा कर चुकी होती। जीरो विंग जैसी सेवडव सुपर पावर वहां कैसे कामयाब हो सकती थी जहां मुख्तलिफ सुपर पावर्स नाकाम हो गई थीं। आखिरकार ताहम सैफ अली कामयाब हो गया था। मजीद बरा, जीरो विंग ने जो ताकत दिखाई थी वो मिकाफ्री के तसव्वुर से कहीं ज्यादा थी। जब किलाबंद मकामात के मुहासरे की बात आती, तो जीरो विंग आम सुपर पावर्स से कहीं आगे थी। दरहकीकत सुपर गिल्ड्स भी इस मामले में जीरो विंग जितनी माहिर साबित नहीं होंगी। डोमेन टूल्स और क्रिम्जन ड्रैगन फ्लाइंग शिप जो सैफ अली ने जाहिर किए थे, वो जारहाना मुहासरे के दौरान खुदाई औजार थे। इन औजारों को एक्शन में देखकर मिकाफ्री की मुहासरे की लड़ाइयों के बारे में सोच बदल गई थी। रंग ऑफ गोस्पल और फ्लाइंग शिप के सामने तो 3 माहिरीन कुछ भी नहीं थे। ऐसा लगता है कि मैंने अब भी जीरो विंग को कम समझा। न सिर्फ ये बर्रे आज़मों के दरमियान सफ़र कर सकती है, बल्कि इसने स्टारलाइट फोर्ट्रेस पर कब्जा करने की सलाहियत भी साबित कर दी है। सुपर गिल्ड्स की बुनियादें भी इतनी मजबूत नहीं हैं, एडवुल्फ ने खुद को पुरसुकून करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए कहा।
اس نے زیرو ونگ کے نام سے جانی جانے والی گلڈ کے بارے میں اپنی معلومات کا دوبارہ جائزہ بھی لیا۔ چونکہ ایسا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب سے زیرو ونگ کی مدد کرنے میں اپنی پوری جان لگا دیں۔ اس کے علاوہ بلیک فلیم کو مطلع کریں کہ ڈیوائن ٹرائب سٹار لائٹ فورٹریس کے انتظام میں اس کی گلڈ کی مدد کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار ہے۔ نہ صرف ہم قلعے کی حفاظت کے لیے ڈیوائن ہیم لیجن اور 1,50,000 ماہرین کی فوج مفت بھیجیں گے، بلکہ ہم زیرو ونگ کو اسپیشل انچینیٹڈ بلڈ لائن کی 100 بوتلیں بھی دیں گے۔ بدلے میں ڈیوائن ٹرائب صرف سٹار لائٹ فورٹریس میں ایک عارضی رہائش گاہ چاہتا ہے۔ ایڈولف کے اعلان نے میکافری کو دنگ کر دیا۔ کیا ہمیں واقعی اتنی دور جانے کی ضرورت ہے، گریٹ ایلڈر؟ ڈیوائن ہیم لیجن کو چھوڑ کر ہم نے اسپیشل انچینیٹڈ بلڈ لائن کی 100 بوتلیں بچانے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ اگر ہم وہ سب زیرو ونگ کو دے دیں تو ہمارے گلڈ کے 2 ماہرین کو 3 تک پہنچنے میں دوسری سپر پاورز کے کھلاڑیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل پیش آئے گی۔ میکافری نے جلدی سے ایڈولف کو اس کے فیصلے سے روکنے کی کوشش کی۔ ڈیوائن ہیم لیجن سلور لائن لیجن جتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن یہ گلڈ کی دوسری سب سے مضبوط ٹرمپ کارڈ لیجن تھی۔ عام طور پر یہ گلڈ کے اہم مائننگ ٹاؤنز کی حفاظت کی ذمہ دار تھی۔ اگر وہ ڈیوائن ہیم لیجن کو سٹار لائٹ فورٹریس منتقل کر دیتے تو ان مائننگ ٹاؤنز کا دفاع ایک مسئلہ بن جاتا۔ 100 اسپیشل انچینیٹڈ بلڈ لائنز بھی وہ سرمایہ ہونا چاہیے تھا جسے ڈیوائن ٹرائب مختلف سپر گلڈز کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کرتا۔ یہ بلڈ لائنز گلڈ کو 3 ماہرین کی تیزی سے پرورش کرنے میں مدد دے سکتی تھیں۔ مزید 103 ماہرین کے ساتھ ڈیوائن ٹرائب لیول 100 کے سپر لارج اسکیل ٹیم ڈنجنز پر چھاپے مارنا شروع کر سکتا تھا، جس سے وہ فوری طور پر مختلف سپر گلڈز سے آگے نکل جاتا۔ اگرچہ زیرو ونگ نے سٹار لائٹ فورٹریس کو محفوظ کر لیا تھا، لیکن ممنوعہ زمینوں کے قلعے دوسرے نقشوں کے قلعوں کی طرح نہیں تھے۔ ان پر قبضہ کرنے کے بعد بھی کھلاڑی ان قلعوں پر مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ مزید برآں، قلعوں کے انتظام میں مدد کے لیے NPC آس پاس نہیں ہوں گے، اور اس طرح انہیں طویل عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے بڑی تعداد میں ماہرین کی ضرورت ہوگی۔ ورنہ حکمران طاقت کو مسائل کا سامنا کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ چونکہ سٹار لائٹ فورٹریس کے قبضے کی خبر پہلے ہی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، اس لیے مستقبل قریب میں بہت سی طاقتیں اس کی طرف یلغار کریں گی۔ دریں اثنا، زیرو ونگ کے پاس مغربی براعظم میں بمباری افرادی قوت تھی۔ ڈیوائن ٹرائب کی مدد کے بغیر زیرو ونگ کے لیے سٹار لائٹ فورٹریس کی ملکیت کا دفاع کرنا ناممکن تھا۔ ڈیوائن ٹرائب کے پاس زیرو ونگ کو اسپیشل انچینیٹڈ بلڈ لائن کی 100 بوتلیں دینے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ جی ہاں، ہمیں کرنا ہوگا۔ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہم سٹار ویلی میں عارضی رہائش گاہ چاہتے ہیں تو زیرو ونگ ہی اتحادی کے لیے ہمارا واحد آپشن ہے۔ دوسری طرف زیرو ونگ اتحاد کے لیے بہت سی سپر پاورز میں سے انتخاب کر سکتی ہے۔ تاہم چھوٹے قلعوں میں صرف ایک عارضی رہائش گاہ ہو سکتی ہے، اور ہمیں اسے حاصل کرنا ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ایڈولف نے اپنے ماتحت کو سختی سے مطلع کیا۔ سٹار لائٹ فورٹریس سے وابستہ ممکنہ دولت اور وسائل کو کم نہیں سمجھا جا سکتا تھا، خاص طور پر لیولنگ کے وسائل۔ اگر ڈیوائن ٹرائب سٹار لائٹ فورٹریس میں عارضی رہائش گاہ حاصل کر سکتا تو گلڈ کی مجموعی لیولنگ کی رفتار دوسری سپر پاورز کے مقابلے میں بڑے مارجن سے بڑھ جائے گی۔ 100 اسپیشل انچینیٹڈ بلڈ لائنز۔ زیرو ونگ کی واقعی قسمت کھل گئی ہے۔ جب کرمزن وچ نے ایڈولف کا بیان اور لہجہ سنا تو وہ جان گئی کہ گریٹ ایلڈر پہلے ہی اپنا ذہن بنا چکا ہے۔ وہ اس سے خوش نہیں تھی، لیکن اسے بدلنے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہت سی سپر پاورز قلعے پر توجہ دے رہی ہوں گی، اور اب بھی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ زیرو ونگ اس کی ملکیت کا دفاع کر سکتی ہے۔ امید ہے کہ زیرو ونگ بے وقوفی سے کام نہیں لے گی۔ جبکہ ڈیوائن ٹرائب اس معاملے پر بحث کر رہا تھا، مغرب کی مختلف سپر پاورز بے چین ہونے لگے۔ دلچسپ، ایسا لگتا ہے کہ کوئی سٹار لائٹ فورٹریس پر قبضہ کرنے کے قابل ثابت ہوا ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے؟ کیا یہ کوئی چھپی ہوئی سپر پاور ہو سکتی ہے جس نے آخر کار اپنے پر پھیلانے کا فیصلہ کیا ہے؟ قط نظر، آئیے چل کر قلعے کو دیکھتے ہیں۔ اگر یہ نامعلوم طاقت قلعے کا انتظام نہیں کر سکتی تو یہ ان سے اسے چھیننے کا بہترین موقع ہے۔ مغربی براعظم کی مختلف طاقتوں نے ماہرین کی بڑی ٹیمیں روانہ کرنا شروع کر دیں، انہیں سٹار ویلی بھیج دیا۔ ان ٹیموں کا صرف ایک ہی مقصد تھا، سٹار لائٹ فورٹریس پر قبضہ کرو۔ آج کے چیپٹرز یہیں ختم ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے، نئے اور زبردست چیپٹرز کے ساتھ۔
بہت جلد حاضر ہوں گے۔